दोस्तों जनरेटिव एआई का एडवांस प्रोजेक्ट बनाते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। इस वीडियो के अंदर हम जनरेटिव एआई के सारे कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, भले ही वो आपका एलएलएम्स हो, एम्बेडिंग हो, वेक्टर डेटाबेसिस हो, या फिर आपके एआई के फ्रेमवर्क्स हो जैसे कि क्रू एआई या फिर लैंगचैन। इसके साथ साथ में हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, रैग जैसे कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों इसके बाद में हम इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करने के लिए हम इसमें ओलामा और डोकर का यूज भी करेंगे, तो वो भी मैं आपको बिल्कुल ईजी से लेकर एडवांस तरीके तक समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों इस वीडियो के अंदर अब हम एक एआई का रिसर्च एजेंट बनाएंगे। अब मानकर चलो कि कोई एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जैसे कि आपकी फेवरेट टेस्ला मोटर्स। अब अगर टेस्ला मोटर्स को कोई एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है मार्केट के अंदर, तो सबसे पहले क्या होगा कि उसके रिसर्च जो उसके रिसर्च एनालिस्ट होते होंगे, सबसे पहले वो क्या करेंगे, वो पेटेंट्स पढ़ने स्टार्ट करेंगे। जो भी रिसेंटली पेटेंट उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी पब्लिश हुआ है, उस पेटेंट का डेटा पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में वो मैनेजमेंट को रिकमेंड करेंगे कि हम ये वाला प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं मार्केट में। तो दोस्तों इसी सेम चीज को रेप्लिकेट करने के लिए हम एआई एजेंट्स का यूज करेंगे। ये एआई एजेंट क्या करेंगे, सबसे पहले हम डेटा को एक्वायर करेंगे, जो भी रिसेंटली पेटेंट पब्लिश हुए हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, हम वो सारे के सारे पेटेंट को फैच करेंगे। उसके बाद में हम एम्बेडिंग बनाने के बाद में उसको वेक्टर डेटाबेस के अंदर सारे के सारे स्टोर करेंगे। वेक्टर डेटाबेस में डेटा स्टोर होने के बाद में हम क्या करेंगे, हम बहुत सारे एआई एजेंट्स को डिजाइन करेंगे। वो एआई एजेंट इस डेटा को यूज करके क्या करेगा, बहुत सारा डेटा एनालाइज करने के बाद में रिकमेंड करेगा कि हम ये वाला न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं मार्केट में। दोस्तों ये वीडियो बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक इसमें सब कुछ हम कवर करेंगे, साथ ही साथ इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पे ज्यादा फोकस रहेगा हमारा। दोस्तों ये वाला जनरेटिव एआई का आप प्रोजेक्ट बना लो, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप 100% कॉन्फिडेंट रहोगे। आप किसी भी कंपनी का इंटरव्यू में बैठ जाना, आप 100% कॉन्फिडेंस रहोगे बिल्कुल। तो चलो दोस्तों एक बार स्टार्ट करते हैं। इस वाले प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हैं डेटा एक्विजिशन लेयर से। एआई रिसर्च एजेंट के लिए सबसे पहले उसको जरूरत पड़ेगी डेटा की। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक डेटा एक्विजिशन की लेयर बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम बनाएंगे डेटा एक्विजिशन की लेयर। अब इस डेटा एक्विजिशन लेयर के अंदर क्या क्या होगा, देखो डेटा एक्विजिशन लेयर के अंदर सबसे पहले होगा कि हम एक एक्सटर्नल एपीआई को यूज करेंगे। हम जैसे एक एपीआई होती है सर्प एपीआई, हम इस एपीआई को यूज करके क्या करेंगे, पेटेंट का डेटा फैच करेंगे। ठीक है, ये पेटेंट का डेटा हमारा यहां से आएगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये डेटा आने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको स्टोर करेंगे एक वेक्टर डेटाबेस के अंदर। ठीक है, वेक्टर डेटाबेस के अंदर डेटा हमारा स्टोर हो जाएगा। इसके बीच में हम एक कॉल करेंगे एम्बेडिंग मॉडल के लिए भी। ठीक है, ये एम्बेडिंग मॉडल हमें क्या करके देगा, ये हमारे जो भी हमारा पेटेंट का टेक्स्ट कंटेंट होगा उसके करस्पॉन्डिंग हम एक एम्बेडिंग जनरेट करेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उस डेटाबेस वेक्टर डेटाबेस के अंदर स्टोर करेंगे। दोस्तों वेक्टर डेटाबेस बहुत तरीके का होता है, आपकी चॉइस है, आप कोई सा भी वेक्टर डेटाबेस यूज कर सकते हैं। भले ये आप इलास्टिक सर्च हो, या फिर फेसबुक का फीएस हो, या फिर क्वाड्रेंट हो, या फिर ओपन सर्च हो, आप कोई भी वेक्टर डेटाबेस यूज कर सकते हो। इस चीज के लिए आप रेडिस भी यूज कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, हम भी चलो उनमें से कोई सा एक वेक्टर डेटाबेस यूज कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वेक्टर डेटाबेस हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे अपने जो हमारे एआई एजेंट्स होंगे ना, वो एआई एजेंट्स यहां से क्या करेंगे, डेटा को रिट्रीव करेंगे। ठीक है, डेटा को रिट्रीव करने के लिए क्या करेंगे हम, इसके अंदर हम करेंगे हाइब्रिड सर्च। ठीक है, तो हम क्या करने, हाइब्रिड सर्च के लिए क्या करेंगे, हम हाइब्रिड सर्च बेसिकली मतलब मेथोडोलॉजी होती है जिसमें हम क्या करेंगे, मैं पहले यहां पे लिख देता हूं हाइब्रिड सर्च। अब हाइब्रिड सर्च में क्या करेंगे, हम यूज करेंगे दो चीजें। एक तो हम टेक्स्ट यूज करेंगे, हमारा पेटेंट का डेटा ऑलरेडी स्टोर्ड हो चुका है वेक्टर डेटाबेस के अंदर। हम क्या करेंगे, अब उसको हमें रिट्रीव करना है, तो हम दो चीजें पास करेंगे। एक तो हम टेक्स्ट पास करेंगे, दूसरा हम पास क्या करेंगे कि जो हमारी क्वेरी है, मतलब ये टेक्स्ट था, ये भी क्वेरी का टेक्स्ट ही था, मतलब डायरेक्टली हम क्वेरी पास कर देंगे इसके अंदर। और जो दूसरी चीज हम पास करेंगे वो हम पास करेंगे क्वेरी के एम्बेडिंग। ठीक है, और ये वाली क्वेरी का एम्बेडिंग का मॉडल सेम होगा जो हम यहाँ पे यूज करेंगे अपने डेटा को, मतलब डेटा को जब हम इंजेस्ट करेंगे नॉलेज बेस के अंदर अपनी, तो हम सेम एम्बेडिंग का मॉडल यूज करेंगे यहाँ पर भी। तो दोस्तों ये हमारी डेटा एक्विजिशन लेयर का फ्लो होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सर्प एपीआई को एक बार एक्सप्लोर कर लेते हैं, और इस सर्प एपीआई को यूज करके ही हम पेटेंट का डेटा फैच करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले जाते हैं हम अपने ब्राउजर के अंदर। मैं आपको बता देता हूँ स्टार्टिंग से कि आपको यहाँ पे कैसे आना है। आप गूगल पर सर्च करो सर्प एपीआई। ठीक है, सर्प एपीआई के बाद में आप यहाँ पर जाओ। अब यहाँ पर देखो डॉक्यूमेंटेशन का टैब है। दोस्तों किसी भी डेवलपर, भले आप एक डेवलपर हो, आप एक एआई इंजीनियर हो, मतलब जो भी आप अगर आप डेवलपमेंट से रिलेटेड काम कर रहे हो, तो आपको किसी भी एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी आनी चाहिए, ये बहुत जरूरी होती है। अब दोस्तों देखो ये इसकी जो सर्प एपीआई है, इसके पास बहुत सारी एपीआईज है। अगर आप यहाँ पे देखो इसके सेक्शन में आके, तो गूगल की लाइट सर्च एपीआई, गूगल की एआई ओवरव्यू एपीआई, या फिर आप इमेजेस की एपीआई, आप देख सकते हो कि गूगल की ये सर्प एपीआई जो होती है, ये बहुत सारी एपीआई को हमें प्रोवाइड करती है। हमें क्या करना है, हमें जो हम टॉपिक देंगे अपने एआई एजेंट को,
हमारा एआई एजेंट को उससे उस टॉपिक पे जितने भी पेटेंट पब्लिश हुए हैं रिसेंटली उसका डेटा फैच करना है। तो हम कहाँ पर जाएंगे, हम इसके जाएंगे पेटेंट्स एपीआई में। पेटेंट्स एपीआई में जाने के बाद में अब इसके हम डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों देखो, ये तो हो गया इसका बेस यूआरएल, ये है इसका इतना यहाँ तक है बेस यूआरएल। अब इस बेस यूआरएल के अंदर हम ये तो इसका पैरामीटर है, मतलब ये तो हमने इसके अंदर एक पैरामीटर पास कर दिया जो कि इंजन है। अब दोस्तों इसका पैरामीटर देखते हैं क्या क्या जरूरी है। सबसे पहला पैरामीटर है क्यू का मतलब हो गया क्वेरी। अब दोस्तों, अब जब हमारा प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि हम उसके अंदर क्वेरी पास करेंगे और उससे रिलेटेड सारे के सारे पेटेंट डेटा हमारे पास आ जाए, तो हमें ये क्वेरी का तो पैरामीटर पास करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा देखो ये सारे पैरामीटर्स हैं, ये ऑप्शनल ही हैं। अभी के लिए हम इन क्वेरीज को, मतलब जो ये पैरामीटर्स हैं क्वेरी के अलावा हम इनको भी इग्नोर कर सकते हैं बस। लेकिन अभी ये देख लेते हैं कि ऑप्शनल के अलावा रिक्वायर्ड पैरामीटर्स कौन कौन से हैं। तो देखते हैं इसमें। देखो एक तो ये आ गया रिक्वायर्ड पैरामीटर, इसमें क्या है, ये इंजन। ये अब देखो दोस्तों, जब जब ये एपीआई प्रोसेस करती है तो उसको हमें एक पर्टिकुलर इंजन पास करना पड़ता है, तो ये तो रिक्वायर्ड पैरामीटर है। और पेटेंट एपीआई को यूज करने के लिए हमारा डिफॉल्ट जो इंजन होगा वो होगा गूगल पेटेंट्स। इसके अलावा एक और रिक्वायर्ड पैरामीटर है, वो है एपीआई की। तो दोस्तों अब हम इस चीज को, अब ये हमने ऑलरेडी एक ग्राउंडिंग सेट कर ली जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, डेटा को एक्वायर करेंगे और वो डेटा होगा पेटेंट्स का। तो हमने ऑलरेडी थॉट बना लिया, अब हम इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देखेंगे कोड में, क्योंकि दोस्तों कोड में इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है, थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम देखो क्या करेंगे, अब हम जाते हैं अपने टर्मिनल में। तो दोस्तों हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक अपने प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी बना लेते हैं। तो मैं डेस्कटॉप पर आ चुका हूँ, हमने एक डायरेक्टरी बनाई, लेट अस सपोज रिसर्च एजेंट। मैंने एक रिसर्च एजेंट नाम की डायरेक्टरी बना ली, ठीक है, एंटर कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर जाता हूँ रिसर्च एजेंट के अंदर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब हर प्रोजेक्ट की तरह हम क्या करेंगे, एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाएंगे पहले इस प्रोजेक्ट के लिए। उस वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर हम सारी की सारी पैकेज इंस्टॉल करेंगे। तो हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, पाइथन 3-m, ठीक है, वीएनवी से हम अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाते ही हैं हर बार। उसके बाद में हमारे वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम होगा .penv, ठीक है, एंटर कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करेंगे, अब हम इस वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट कर लेते हैं। उसे एक्टिवेट करने के लिए वही सेम कमांड यूज करेंगे हम, क्या, सोर्स venv bin एक्टिवेट, ठीक है। ये हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो चुका है। अब चलते हैं अपने कोड की तरफ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाली डायरेक्टरी को अपने विजुअल कोड स्टूडियो के अंदर ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने ये अपना बना लिया है, ठीक है। इसको हम पहले शिफ्ट कर देते हैं, एक सेकेंड में इसको पहले थोड़ा या अभी ठीक है। तो देखो दोस्तों, अब हमने क्या कर लिया है, अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लिया है और विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथन की स्क्रिप्ट प्रिपेयर करने से पहले हम क्या करेंगे, एक जुपिटर नोटबुक बना लेते हैं ताकि इजीली आपको कोड समझ में आ जाए डिटेल में। तो हम क्या करेंगे, एक लेट सपोज मैंने डेव नाम की नोटबुक बना ली। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, कोड करना स्टार्ट करें। डॉक्यूमेंटेशन में इन्होंने क्या बताया है, डॉक्यूमेंटेशन बताया इन्होंने, ये तो है इसका बेस यूआरएल, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये कॉपी कर लिया हमने, और कॉपी करने के बाद में हम आगे यहाँ पर बेस यूआरएल बना दिया, तो ठीक है। देखो दोस्तों, अभी तक मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो आपको अभी तक समझ में ना आए कि हमें क्या करना है। अब इसके एपीआई की जनरेट, मतलब एपीआई की तो हमें चाहिए इसके लिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, साइन इन करने के बाद में इसकी एपीआई जनरेट करो, ठीक है दोस्तों। मेरे पास ऑलरेडी एपीआई की है अपने अकाउंट की, तो मैं अपनी वही एपीआई की यूज करूंगा। उसके अलावा हमें क्या क्या चाहिए, हमें एक .env फाइल चाहिए, क्योंकि हम उसी फाइल के अंदर अपनी जो जितनी भी हमारी सीक्रेट कीज रहेंगी वो उसी के अंदर रखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ .env नाम की एक फाइल। हर बार की तरह हम यही करते हैं, .env फाइल के अंदर मैं क्या करूँगा, अपने सर्च एपीआई की कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको सिर्फ सेव कर दूंगा। ये तो होगा मेरा जो, मतलब मेरी यहाँ पे सीक्रेट किया जाएंगी। और इससे रीड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें हर बार की तरह क्या करना पड़ेगा, .env पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ताकि हम अपनी सीक्रेट कीज को यूज कर सकें। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया, वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर हम गए यहाँ पर, और हमने यहाँ पर पेस्ट करके इसको इंस्टॉल कर लिया, ठीक है दोस्तों। हमारा .env इंस्टॉल हो चुका है। अब एक बार हम इसका कोड भी कॉपी कर लेते हैं, एक बार .env को कैसे एनवायरनमेंट वेरिएबल रीड करते हैं हम। तो मैंने इसका कोड कॉपी किया और अपने यहाँ पे पेस्ट कर दी, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मैं अपनी सर्प एपीआई की जो मेरी सीक्रेट की है, मैं उसको .env फाइल के अंदर ऑलरेडी स्टोर कर चुका हूँ। अब हम उस वाली एपीआई की को रीड करेंगे एनवायरनमेंट वेरिएबल के थ्रू। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक पैकेज हम इंपोर्ट करते हैं ओएस का, जो कि ऑलरेडी पाइथन के साथ और मतलब ऑटोमेटिकली आता है स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ही। इसके साथ हम क्या करेंगे, एपीआई की को रीड करने के लिए हम इस तरीके से हम इन्वायरमेंट वेरिएबल से रीड करेंगे अपने सर्प एपीआई की को। हमने ये वाला वेरिएबल यूज किया था .env फाइल को डिक्लेयर करने के लिए, सॉरी अपनी एपीआई की को .env फाइल को डिक्लेयर करने के लिए हमने ये वाला वेरिएबल करने यूज किया था, तो हम ये यूज करेंगे। अब दोस्तों देखो, अब जाते हैं हम दोबारा डॉक्यूमेंटेशन पे।
तो दोस्तों देखो ये है इसका यूआरएल, इसको यूआरएल को हम कॉपी कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, कॉपी, कॉपी कर हमने क्या कर लिया, यूआरएल को हमने कॉपी करके यहाँ पे अपने पहले इसमें देखना है एनालाइज करके क्या क्या है इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारा यूआरएल हो गया। अब इसके बाद में क्या होगा, अब देखो इसके अंदर दो पैरामीटर्स ऐसे थे जो हमें पास ही करने थे। एक तो हमें क्वेरी पास करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें बेसिकली कुछ तो क्वेरी चाहिए ना उसको डेटा को रिट्रीव करने के लिए। दूसरा, दो दो पैरामीटर्स के अंदर रिक्वायर्ड थे, जैसे कि इंजन और ये एपीआई की। तो ये दोनों पैरामीटर भी हमें पास करने हैं। सबसे पहले हम क्या कहते हैं, इंजन तो ऑलरेडी इसके अंदर ऑटोमेटिकली ऐड पर आ गया, तो हमें क्या करना है, एंड हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे क्वेरी। ठीक है, क्यों इज इक्वल टू क्वेरी लिख लेते हैं, यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लेते हैं क्वेरी और एपीआई की, हमारी इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये आ गई हमारी क्वेरी और एपीआई की। इसको हम क्या कर लेते हैं, फॉर्मेटेड बना लेते हैं पहले। अब हमारे पास एपीआई के नाम का वेरिएबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको वेरिएबल को अपडेट कर देते हैं एपीआई की, और यहाँ पर भी एपीआई की बना देते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारी एपीआई की का तो मैटर सोल्व हो गया। अब हमें क्या करना है, क्वेरी होती है। ठीक है, क्वेरी क्या करेंगे, हम यूजर से लेंगे, तो क्वेरी हम बना लेते हैं इस तरीके से। लेट सपोज मैंने बना लिया लिथियम, लिथियम बैटरी बना लिया मैंने। ठीक है, ये हमारी क्वेरी होगी दोस्तों, दोनों पैरामीटर हमारे सॉल्व होगी। अब दोस्तों देखो, अब इसके अंदर हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, एक मतलब अब हमें कोई भी क्लाइंट लाइब्रेरी चाहिए जिससे हम ये वाली रिक्वेस्ट हिट कर सकें। तो हम क्या कर सकते हैं, पाइथन के अंदर जनरली हम यूज करते हैं रिक्वेस्ट लाइब्रेरी, लेकिन रिक्वेस्ट लाइब्रेरी को सबसे पहले हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट में। तो हम क्या करेंगे, पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट। ठीक है, रिक्वेस्ट लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के बाद में अब हम इसको यूज करेंगे इसके अंदर। तो मैं यहीं पे इंपोर्ट कर लेता हूँ अपनी रिक्वेस्ट लाइब्रेरी को भी, रिक्वेस्ट। ठीक है, अब हम करेंगे रिक्वेस्ट लाइब्रेरी को यूज करके ये वाली मतलब ये वाली जो हमारा एपीआई का एंड पॉइंट है इसको हिट करेंगे। जो हमारा रिस्पॉन्स आएगा, उस रिस्पॉन्स से हमने स्टेटस कोड चेक किया कि क्या वो सक्सेसफुली डेटा रिट्रीव हो गया या नहीं। जब डेटा हमारा रिट्रीव हो जाएगा, उसको हम जेसन में कन्वर्ट करके क्या करते हैं, एक लेटर सपोज प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, डेटा मैंने प्रिंट ही कर दिया। अब हम सेव करके इसको एक बार रन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या किया, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो दोस्तों देखो ये आया हमारे पास, जो भी आउटपुट आया है इसको कॉपी कर लेते हैं एक बार। क्या है, एडिटर खोल लो, मैंने लेट्स सपोज मैंने सर्च किया जेसन एडिटर में, हम जाके एक बार इसको देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या आया है। ठीक है, यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं अपने जेसन को, इसको हम रिपेयर करके फॉर्मेट बनाते हैं पहले। अब दोस्तों देखो क्या क्या आया है इसके अंदर। इसके अंदर ये कुछ ऑब्जेक्ट्स आए हैं जेसन के, इसको एक बार मतलब ये जो हमने सर्च एपीआई पे रिक्वेस्ट सेट की थी उसका रिजल्ट है। इसमें क्या क्या है, देखो सर्च मेटा डेटा है, इसके अंदर ये कुछ चीजें हैं जैसे कि भाई इसकी आईडी वगैरह क्या है, ये सारी की जेसन का एंडपॉइंट क्या है, ये सब चीजें। ठीक है, अब हम कहाँ पर जाएंगे, ऑर्गेनिक रिजल्ट में। ऑर्गेनिक रिजल्ट के अंदर देखो दोस्तों, जब जो हमारा रिस्पॉन्स आता है उस रिस्पॉन्स को आपको रीड करना जरूर आना चाहिए, क्योंकि आप हमेशा ही एपीआई कीज को यूज करके आप अब अपना मतलब कोई भी आप प्रोजेक्ट पर काम करेंगे इसमें एपीआई का यूज होता है, तो आपको वो रीड करना भी आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखो इसके ऑर्गेनिक रिजल्ट में देखते हैं पहले क्या क्या है। ऑर्गेनिक रिजल्ट के अंदर कुछ जेसन के ऑब्जेक्ट्स हैं, इसके अंदर हमारा सर्प एपीआई का लिंक है जो मे भी हमारे लिए यूजफुल हो सकता है, और पेटेंट का लिंक है, मतलब जहाँ पे भी हमारा पेटेंट ये एक्चुअल में पेटेंट है वो वाला उसका यूआरएल है, ये इसकी पेटेंट की आईडी है, और ये इसका स्निपेट है। ठीक है, देखो स्निपेट में क्या है कि थोड़ा बहुत टेक्स्ट बता रखा है कि जैसे कि भाई ये पेटेंट किसके बारे में है, तो वो सब चीजें इसमें बता दिया उन्होंने। ठीक है, हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको एनालाइज करने के साथ साथ में हम देखो क्या कर सकते हैं, हम पीडीएफ का लिंक भी रिटर्न कर सकते हैं। लेट सपोज कि आपने एक चैटबॉट बनाया, जिस चैटबॉट के अंदर क्या होगा कि आपको जो जो भी आपने यूजर क्वेरी लिखी उसका रिजल्ट आएगा, तो उस रिजल्ट को जनरेट करने के लिए जो भी चंक्स यूज हुए होंगे, तो उस चंक में हम क्या कर सकते हैं, ये वाली पीडीएफ की इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। और रिट्रीवल के टाइम पे जब हम ये लिंक भी रिट्रीव करेंगे, तो यूजर क्या कर सकता है, डायरेक्टली वेरीफाई कर सकता है पीडीएफ को ओपन करके। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले दोस्तों एक काम करते हैं, हम ना ये वाले रिजल्ट को स्टोर करते हैं अपने सिस्टम के अंदर ही, और इसी कोड का एडिटर के अंदर ही ओपन करेंगे। तो एक फोल्डर बना लेते हैं, लेट अस सपोज मैंने एक फोल्डर बना लिया फाइल। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको डेटा को ना इस फाइल्स के अंदर स्टोर करता हूँ। ठीक है, और फाइल्स को जो भी हमारा डेटा आएगा उसमें से हम क्या निकालते हैं, ऑर्गेनिक रिजल्ट निकालते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक रिजल्ट के अंदर सब कुछ ही है हमारा। ठीक है, पेटेंट की आईडी भी है, पेटेंट का लिंक भी है, पेटेंट का स्निपेट भी है। तो हम क्या करते हैं, बस यही निकाल लेते हैं इसमें से ऑर्गेनिक रिजल्ट ही, ऑर्गेनिक रिजल्ट के अलावा और कुछ जरूरत नहीं है ज़्यादा। ठीक है, ऑर्गेनिक रिजल्ट के अंदर बहुत सारे जेसन के ऑब्जेक्ट हैं, देखो जैसे ये वाला एक ऑब्जेक्ट हो गया एक तो, और फिर दूसरा ऑब्जेक्ट ये हो गया। तो ये सारे के सारे ना रिजल्ट आए हैं कि हमारे पास जो भी हमारी क्वेरी से रिलेवेंट पेटेंट्स है ना, वो सारे के सारे देखो इस तरीके से आ गए। इस वाले ऑर्गेनिक रिजल्ट को स्टोर करते हैं अपने उसके अंदर। ठीक है,
तो मैं क्या करता हूँ, पेटेंट्स मतलब एक वेरिएबल बनाता हूँ। लेट्स सपोज मैंने पेटेंट नाम का वेरिएबल बना लिया। मैंने क्या किया, डेटा डॉट गेट में क्या कर दिया, ऑर्गेनिक रिजल्ट, ये वाली की डाल देते हैं। ये क्या की क्या है, ऑर्गेनिक रिजल्ट। इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे। और अगर ये नहीं आया तो हम एम्प्टी को करेंगे विद ओपन पेटेंट्स डॉट, मैं इसको एज ए जेसन स्टोर करूँगा, ठीक है। या फिर हम जेसन में डंप कर सकते हैं, ठीक है, जेसन में डंप ही करेंगे इसको हम, ठीक है। पेटेंट्स की ये मेरा डेटा हो गया, और ये मेरी मतलब जेसन की फाइल का नाम हो गया। इसके लिए सबसे पहले हम एक बार ये वाला पैकेज को ना इम्पोर्ट कर लेते हैं, इम्पोर्ट जेसन, ठीक है। अभी क्या करेगा, जो भी डेटा हमारा आएगा उसको इस वाली फाइल में स्टोर कर देगा हम। और बेसिकली हमें स्टोर करना है इसको फाइल फोल्डर के अंदर, तो हम इस तरीके से इसको पाथ लिख देंगे। मैंने क्या कर दिया, इसको अपनी जो भी मेरा डेटा आएगा, मैंने इसका बस ये वाली की में स्टोर कर दिया। जो भी डेटा होगा ये सारा का सारा इसमें स्टोर हो जाएगा। मैं तो फाइल्स में पेटेंट डॉट जेसन। अब दोस्तों देखो, ये हमारा ब्यूटीफुल जेसन आ गया। कि इस जेसन के अंदर क्या क्या है, इस जेसन के अंदर केवल ये वाला है, केवल ये है बस, ऑर्गेनिक रिजल्ट, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब इसको एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो अब पोजीशन देखो, अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक, सॉरी, जो जो मतलब ये वाला मेरी की है, ठीक है। इस वाली की, अगर इसकी ये वाली की देखो देखो, अराउंड ये 47 लाइन की मेरी एक जेसन ऑब्जेक्ट है। इस जेसन ऑब्जेक्ट को हम बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से एनालाइज करेंगे क्या क्या है इसके अंदर। तो पोजीशन का मतलब ये है कि दोस्तों कि इसका जो जो मतलब हमारा रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट में इसकी इस पर्टिकुलर जेसन ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, तो ये फर्स्ट है, ठीक है। ये इसकी आईडी है। तो दोस्तों ये पेटेंट की हम आईडी है, जो मतलब जो जिसको हम चाहें तो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या मतलब हमारी मर्जी है। ये हमारे उस पेटेंट का टाइटल है जो हमारी सर्च क्वेरी से रिलेटेड है। ये उसका स्निपेट है। अब दोस्तों एक चीज देख सकते हैं इसमें कि स्निपेट है तो काफी बड़ा, लेकिन फिर भी छोटा ही है। हम क्या करेंगे, एक बार हम एक बार या तो हम इसकी पीडीएफ को ओपन करके देख सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर देखो दोस्तों सर्प एपीआई का लिंक भी दे रखा है, कि जो ये पर्टिकुलर रिजल्ट आया है ना हमारे पेटेंट का, उस पेटेंट के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दे रखी है इस वाले सर्प एपीआई लिंक पर। तो हम क्या कर सकते हैं, एक काम करते हैं, इस वाले सर्प एपीआई लिंक को कॉपी कर लेते हैं, और इस सर्प एपीआई के लिंक का टेक्स्ट देखेंगे क्या है इसमें। ये पर्टिकुलरली पेटेंट का यूआरएल होगा। तो हमने ये वाला यूआरएल हम कहाँ से लेकर आए, ये वाला यूआरएल लेकर आए हैं हम अपने जो हमारा जो सर्च रिजल्ट आया था ना, उस रिजल्ट के इस वाली जेसन में से आए हैं। तो हम इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसको कॉपी कर लिया। अब हम जाते हैं, इसको देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। अब दोस्तों इसके अंदर हमें देखो, इसके अंदर क्या क्या है हमारे पाथ पैरामीटर में, इंजन है, और इंजन के अलावा क्या क्या है, पेटेंट की आईडी है। अब हमें क्या इसके अंदर एक और चीज़ पास करनी पड़ेगी हमें, एपीआई की। तो हम एपीआई की को इस तरीके से पास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हम क्या करेंगे, ये रिस्पॉन्स आएगा हमारा पेटेंट रिस्पॉन्स, लिख लेते हैं इसको पेटेंट्स रिस्पॉन्स। और जो भी डेटा आएगा उसको एक बार हम देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो अ, इसको, ठीक है। और उसके आने के बाद हम उसको ऐसा जेसन फाइल स्टोर कर लेंगे। तो एक बार चेक करते हैं कि काम कर रहा है नहीं कर रहा। दो दोस्तों शायद सक्सेसफुली काम कर चुका। जाते हैं इसके अंदर। अब दोस्तों देखो, ये आया रिजल्ट हमारे उस सर्प एपीआई लिंक से। तो दोस्तों अब हम इसमें देखते हैं क्या क्या है इसमें। सर्च मेटा डेटा है, ये काम का नहीं है हमारे अभी, मतलब मेटा डेटा है जो आप यूज कर सकते हो। हमें तो बेसिकली सबसे पहले इसमें टेक्सचुअल कंटेंट चाहिए। ये हमारा पेटेंट का टाइटल है, और ये इसके कुछ ना कुछ मतलब प्रायोरिटी कीवर्ड्स हैं। और इसके अलावा क्या क्या है इसके अंदर, इसके अलावा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना, जैसे कि इन्वेंटर कौन कौन थे, मतलब ये सारे के सारे इन्वेंटर्स की प्रोफाइल है गूगल की। देखो दोस्तों इसके अंदर उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट भी दिया हुआ है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि जो हमारा पेटेंट है उसके बारे में एक तरीके से थोड़ा सा उसके बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। तो ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे, बेसिकली उसके नाम एब्स्ट्रैक्ट, अब एब्स्ट्रैक्ट को यूज करने वाले हैं। तो क्या करते हैं, अब देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट को हम कैसे रिट्रीव करेंगे इसके अंदर। मैं दोस्तों आपको पूरा एक बार फ्लो दोबारा समझा दूंगा कि हमने कैसे कैसे हम यहाँ तक पहुंचे। लेकिन सबसे पहले एक बार एब्स्ट्रैक्ट को हम रिट्रीव कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक बार पेटेंट डेटा में देख लेते हैं कि क्या क्या आ रहा है। अगर हम पेटेंट डेटा की कीज चेक करें क्या क्या है इसके अंदर, ओप्स, सॉरी, ठीक है। देखो इसके अंदर क्या क्या कीज है, ये वाली सारी कीज है, सर्च मेटा डेटा है ये। हमें तो एब्स्ट्रैक्ट चाहिए। अब देख लेते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट डायरेक्टली मिल जाएगा हमें या अंदर है वो। ये रहा देखो एब्स्ट्रैक्ट। तो हम क्या करेंगे, कीज में से इसके एब्स्ट्रैक्ट निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, डॉट गेट एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट निकाल लिया। एब्स्ट्रैक्ट अगर हमें नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न। ये किस टाइप का है, एब्स्ट्रैक्ट हमारा टेक्स्ट टाइप का है ना, तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट में एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे, ठीक है। दोस्तों देखो ये आ गया। अब इसकी दोस्तों ये पूरा टेक्स्ट दिखने रहा है। इसमें काम करते हैं, एक लाइब्रेरी होती है पीटी प्रिंट, उसको इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम पी प्रिंट इंपोर्ट पी प्रिंट, ठीक है।
ये पे प्रिंट क्या करेगा, ये अच्छे से इसको प्रिंट कर सकता है, ठीक है। और इसे प्रिंट करने के बाद में हम क्या करेंगे, देखो दोस्तों, ये एब्स्ट्रैक्ट है, ये काफ़ी बड़ा है, इसको यूज़ कर सकते हैं हम अपने नॉलेज बेस को क्रिएट करने के लिए। दोस्तों एक बार दोबारा से प्रोसेस देख लेते हैं कि हम यहाँ पे कैसे आए। हमें सबसे पहले क्या करना था, देखो हमें सबसे पहले क्या करना था, डेटा एक्वायर करना था। डेटा एक्विजिशन के लिए मैंने आपको बताया कि हम क्या करेंगे, सर्प एपीआई का यूज़ करेंगे। ये सर्प एपीआई है, जो सर्प एपीआई, इस सर्प एपीआई से हम अपना पेटेंट का डेटा फेच करेंगे। अब उस पेटेंट के डेटा में क्या हुआ, उस पेटेंट के डेटा में क्या था, हमारे पास एक, हमारे पेटेंट के डेटा के अंदर था एक सर्प यूआरएल। सर्प यूआरएल हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने एक सर्प एपीआई पे एक रिक्वेस्ट तो हमने यहाँ पे हिट करी, दूसरी रिक्वेस्ट फिर हमने क्या किया, इस सर्प एपीआई का जो रिजल्ट आया था उस रिजल्ट के अंदर से हमने क्या किया, सर्प एपीआई का यूआरएल निकाल लिया, जो कि एक्चुअल अब इसमें क्या आया था, सर्प एपीआई के रिजल्ट में क्या आया था, हमारे पास बहुत सारे पेटेंट की इन्फॉर्मेशन आई थी कि ये XYZ पेटेंट है, इस पेटेंट के ये वाला सर्च यूआरएल है, इसका ऑथर ये था। और इस तरीके से उसने क्या किया कि हमें बहुत सारे सर्च रिजल्ट दे दिए। अब हमें उन सर्च रिजल्ट को एक एक करके देखना है कि उस रिजल्ट के अंदर क्या क्या है। तो अब हम क्या कर रहे थे, जब हमने सर्च रिजल्ट एक एनालाइज किया तो उसके अंदर एक बहुत छोटा सा हमें क्या मिला था, स्निपेट मिला था। मैं एक बार आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखो, ये वाला रिजल्ट था जो हमारा सर्च रिजल्ट था, इसके अंदर ये एक स्निपेट नाम का टेक्स्ट है, लेकिन ये बहुत छोटा सा टेक्स्ट है। देखो दोस्तों, आप देख सकते हो, और ये इनकम्प्लीट टेक्स्ट है। तो हमने क्या किया कि भाई हमें तो लेकिन थोड़ा सा ज्यादा इंट्रोडक्शन चाहिए उसके बारे में। तो हमने क्या किया, ये सर्च रिजल्ट में से हमने निकाला सर्प यूआरएल। ठीक है, सर्प एपीआई का यूआरएल निकाला, वो हमने कहां से निकाला, सर्प, यहाँ यूआरएल इसमें हमें यहीं पे गिवन था, देखो ठीक है, ये रहा सर्प एपीआई का यूआरएल हमें यहीं पे गिवन था। तो हमने क्या किया, इस वाले यूआरएल को कॉपी किया, और इस वाले यूआरएल को कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे डाल दिया। अब हमने क्या किया, इसके अंदर एपीआई की वगैरह ऐड करके दूसरी रिक्वेस्ट मारी। दूसरी रिक्वेस्ट में क्या हुआ कि हमें पूरा का पूरा इस तरीके का हमारा पूरा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आ गई उस पर्टिकुलर पेटेंट के बारे में। और इस इन्फॉर्मेशन को हम जब देख रहे थे तो हमें क्या मिला, हमें मिला एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में दे रखा है इन्होंने कि ये पेटेंट किस चीज के बारे में है। अगर आपको पूरा का पूरा ही वो चाहिए कंटेंट, तो आप पूरा का पूरा कंटेंट भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं और बस एब्स्ट्रैक्ट ही काफी रहेगा हमारे लिए। तो हमने क्या किया, अब उस एब्स्ट्रैक्ट को निकाल के, हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो दोस्तों अब हम ये वाला टेक्स्ट क्या करेंगे, अब जो हमारे सर्च रिजल्ट में, अब देखो हमारे सर्च रिजल्ट के अंदर क्या है, बहुत सारे के सारे पेटेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन आई थी। तो हम सारी की सारी जितने भी हमारे पेटेंट की इन्फॉर्मेशन आई थी, हम उस पर आइटरेट करेंगे एक एक करके, और उसका एब्स्ट्रैक्ट निकाल निकाल के हम क्या करेंगे, उसको स्टोर करते रहेंगे। ये एब्स्ट्रैक्ट को स्टोर करने के बाद में जो हमारा नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होगा वो क्या होगा, देखो दोस्तों, हमारे पास ये ये हमारा आउटपुट आ गया। यहाँ पर देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पे क्या है, हमारे पास सर्प एपीआई से हमारे पास टेक्स्ट आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको एक एम्बेडिंग मॉडल के पास भेजेंगे। ये एम्बेडिंग मॉडल क्या करेगा, उस टेक्स्ट के करस्पॉन्डिंग हमें एक एम्बेडिंग जनरेट करके देगा, और उस एम्बेडिंग को हम स्टोर करेंगे हमारे वेक्टर डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। चलो दोस्तों, अब देखते हैं कि हम अपने मतलब जो हमारा टेक्स्ट आया है, जो एब्स्ट्रैक्ट हमारा टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट के करस्पॉन्डिंग हम एम्बेडिंग कैसे जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक हम अपना कोड प्रिपेयर कर लेते हैं। उस कोड के अंदर हम क्या करेंगे, बेसिकली उस कोड के अंदर बेसिकली यही होगा कि हम एक यूजर क्वेरी देंगे, यूजर क्वेरी से जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के ऊपर हम आइटरेट करेंगे। आइटरेट करने के बाद में क्या होगा, हम सारे के सारे सर्प यूआरएल निकाल लेंगे, सर्प एपीआई के यूआरएल निकाल लेंगे। जैसे इस तरीके के जो सर्प एपीआई यूआरएल होंगे वो सारे के सारे हम निकाल लेंगे। उसे निकालने के बाद में हम क्या करेंगे, सभी के सभी का रिजल्ट हम स्टोर कर देंगे एक डायरेक्टरी के अंदर, और उस डायरेक्टरी को हम बाद में यूज करेंगे अपने नॉलेज बेस को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसकी एक पूरी की पूरी पाइथन की स्क्रिप्ट बना के वो सारा का सारा प्रोसेस को ऑटोमेट करने की कोशिश करता हूँ। अब दोस्तों देखो, मैंने क्या किया, मैंने जो जो अभी तक हमने मतलब ये वाला कोड यहाँ पे लिखा था, इसको हमने अच्छे से समझ लिया कि हमने इसमें क्या क्या किया है। मैं आपको फिर एक बार बता देता हूँ। हमने सबसे पहले एक गेट रिक्वेस्ट का यूआरएल सर्प एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन से उठाया। उसके बाद में हमने एक सर्च क्वेरी के करस्पॉन्डिंग बहुत सारे रिजल्ट, मतलब हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट आ गए, जिसको हमने स्टोर कर लिया इस पेटेंट.json नाम की फाइल में। फिर हमने क्या किया, उसके अंदर से हमने मतलब एक पर्टिकुलर की के करस्पॉन्डिंग जो हमारी की क्या थी, हमारी की ये थी ऑर्गेनिक रिजल्ट। इस की के करस्पॉन्डिंग जो भी रिजल्ट था हमने उसको स्टोर करा लिया इस वाली फाइल के अंदर। अब हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर बहुत सारे सर्च रिजल्ट है, मतलब डिफरेंट पेटेंट के बारे में इंफॉर्मेशन है। उस पेटेंट की इंफॉर्मेशन के अंदर हमें क्या मिला, सर्प एपीआई की यूआरएल मिला, और उस यूआरएल को यूज करके हमने क्या किया, उसके बारे में पूरी डिटेल निकाल ली। और उसके बाद में हमने क्या किया, एब्स्ट्रैक्ट निकाल लिया।
तो दोस्तों इसके करस्पॉन्डिंग मैंने एक स्क्रिप्ट प्रिपेयर कर ली है, उस स्क्रिप्ट में आपको समझा देता हूँ। उसके अंदर बस यही कर रहे हैं हम और कुछ नहीं। तो देखो दोस्तों, स्क्रिप्ट का नाम है मेरा इन्फॉर्मेशन कलेक्टर। तो मैंने इसके अंदर क्या किया, बेसिकली मैंने इसके अंदर एक फंक्शन बनाया फेच पेटेंट डेटा, जिसके अंदर हम क्वेरी पास करेंगे और डायरेक्टरी का पाथ पास करेंगे। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों देखो, जो क्वेरी का मतलब तो ये होगा कि जो भी यूजर क्वेरी है, हम सेम क्वेरी को पास कर देंगे, जैसे हम इस वाली फाइल के अंदर यहाँ पे कर रहे थे, जो हमने ये वाला यूआरएल बनाया था। तो इसको बस हमने क्या कर लिया, बस एक फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सेम तरीके से हम एपीआई की को रीड कर रहे हैं इस फंक्शन के अंदर भी, और हम क्या कर रहे हैं, एक डायरेक्टरी पाथ भी भेज रहे हैं। डायरेक्टरी पाथ का मतलब ये होगा कि यहाँ पर जाके हम अपना जो जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उसको हम सेव करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, ओएस को यूज करके मैंने वर्ल्ड डायरेक्टरी बना ली। अब क्या है, देखो यूआरएल तो हम ऑलरेडी ये चीज हम पहले समझ चुके हैं कि हम किस तरीके से अपना सर्च का रिजल्ट फैच करेंगे। अब दोस्तों देखो क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर ना बहुत सारे ये पेटेंट की इन्फॉर्मेशन हमें रिटर्न करेगा। तो हम क्या करेंगे, अब एक एक करके जीएसएन ऑब्जेक्ट के ऊपर आइटरेट करेंगे। तो हमने क्या किया है, देखो ये हम जब हमारा सारा रिजल्ट आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, उस पर आइटरेट करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि जो हमारी पेटेंट की इन्फॉर्मेशन होगी, पेटेंट का इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर जो जीएसएन का ऑब्जेक्ट है, मतलब मेरा कोई भी अगर आप एक ये वाला ऑब्जेक्ट भी देख लो, तो ये पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट है, मेरा पेटेंट की इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, केवल इस इन्फॉर्मेशन को अपने मतलब इस इन्फॉर्मेशन को हम पास करेंगे। तो देखो क्या किया, इस इन्फॉर्मेशन को हम पास करेंगे इस वाले फंक्शन के अंदर, गेट सर्प एपीआई यूआरएल। इस फंक्शन के बारे में हम देख लेते हैं कि इस फंक्शन के अंदर हो क्या रहा है। ठीक है, तो इस फंक्शन के अंदर हम गए। अब हमने क्या किया, कुछ नहीं है, जो हमारा डेटा आया था, डेटा का मतलब ये है कि ये वाला जो जेसन ऑब्जेक्ट है, इस वाले जेसन ऑब्जेक्ट का हमने क्या किया, उस वाले जेसन ऑब्जेक्ट में से हमने उठाया ये वाला सर्प एपीआई का लिंक। सर्प एपीआई का लिंक उठाने के बाद में हमने क्या किया, उसके अंदर सिर्फ एपीआई की को ऐड कर दिया अपना। ठीक है, हमने यहाँ पर कैसे किया था, हमने यहाँ पे डायरेक्टली इसको इस तरीके से ऐड कर दिया था एपीआई की को टेक्स्ट की फॉर्म में। बस इसके अंदर हमने इसको फंक्शन में कन्वर्ट करके एपीआई की का सर्प एपीआई का फाइनल यूआरएल बना लिया। यूआरएल बनाने के बाद में हमने इसको दूसरे फंक्शन के अंदर भेजा, इसका मतलब है गेट डेटा फ्रॉम सर्प एपीआई। तो अब पहले एक बार अपने कोड में देख लेते हैं हमने यहाँ पे क्या किया था। जब हमने ये वाला सर्प एपीआई का लिंक प्रिपेयर कर लिया था, तो हमने क्या किया था, रिक्वेस्ट लाइब्रेरी को यूज करके एक बार फिर दोबारा दूसरी रिक्वेस्ट हिट की थी अपने सर्वर में। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने ये वाला फंक्शन जो डिक्लेयर किया है उसके अंदर देख लेते हैं हम क्या कर रहे हैं। तो ये हमारे पास सर्प एपीआई का यूआरएल आएगा, और हमने इसको सिर्फ और सिर्फ हमने इसको मतलब गेट रिक्वेस्ट से हिट कराया है और कुछ नहीं किया। जो रिजल्ट आएगा उसको हम जेसन के फॉर्मेट में रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारा आ गया जेसन डेटा। जेसन डेटा का मतलब ये किस तरह का डेटा होगा, ये होगा इस तरीके का डेटा जो पेटेंट डिटेल्स है। इसके अंदर पेटेंट के बारे में इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन होगी। उसके बाद में देखो हमने क्या किया, ये रिस्पॉन्स डेटा के अंदर स्टोर हो गया। उसके बाद में हमने इसको स्टोर कर लिया अपनी डायरेक्टरी के अंदर। हमारी डायरेक्टरी के अंदर एक पेटेंट अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर इंडेक्स नाम की फाइल बनेगी, जिसके अंदर ये वाला डेटा स्टोर हो जाएगा। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में दोस्तों देखो हमने क्या किया, इसमें साइटेशंस वगैरह मतलब दूसरी चीजें इन्फॉर्मेशन निकाल ली। अगर अब ये क्यों निकाल लिया, तो देखो ये एक मतलब ये एक्स्ट्रा एक ओवर स्ट्रेच है, आप चाहो तो इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो या नहीं भी कर सकते। मैंने बेसिकली इसमें क्या किया है कि दोस्तों देखो, जैसे पेटेंट के बारे में इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन है, अब ये वाला पेटेंट भी क्या कर रहा है, कुछ पेटेंट को साइट कर रहा है। मतलब जो इसके इन्वेंटर है, उन्होंने कुछ दूसरे पेटेंट को की इन्फॉर्मेशन यूज की है इस पेटेंट को बनाने के लिए। तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर गया इस वाली की के अंदर जो कि साइटेशंस है। ठीक है, साइटेशंस की आप कीज में सर्च कर लेना पेटेंट साइटेशंस। तो ये वाली कुछ साइटेशंस हैं जो मतलब जो इस पेटेंट ने यूज किए हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक स्टेप फर्दर जाके मैं ये वाले पेटेंट की इन्फॉर्मेशन भी फैच कर रहा हूँ। दोस्तों ये एक ओवर स्ट्रेच है, आप चाहो तो ये वाला स्टेप ऐड कर सकते हो या नहीं भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। मतलब ये एक ऑप्शनल है, अगर आपको ज्यादा से ज्यादा जेसन फाइल चाहिए तो आप इस तरीके के हर पेटेंट के अंदर जाके आप क्या करोगे, उसके साइटेशन फैच कर लो और फिर उस साइटेशन के अंदर जाके फिर दोबारा साइटेशन फैच कर सकते हो। तो दोस्तों ये कोई लिमिट नहीं है कि आप कितना डेटा फैच करना चाहो, आपकी मर्जी है कि आपको कितना बड़ा नॉलेज बेस प्रिपेयर करना है। ये एक्स्ट्रा है, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ नहीं किया हमने, बस जो हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट रन की थी अपनी जोपिटर नोटबुक के अंदर, उसको बस हमने मॉड्यूलराइज करके फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। तो ठीक है, मैं क्या करूंगा, बस ये वाला फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, फेच पेटेंट डेटा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टरी का पाथ चलो यहाँ पे हम हार्ड कोड ही कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने रिजल्ट्स नाम का एक डायरेक्टरी बना ली यहाँ पे RUSLT। ठीक है, सॉरी RUSULT रिजल्ट्स नाम की मैंने डायरेक्टरी बन जाएगी मेरी यहाँ पर, और उसके अंदर सारी की सारी जेसन स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, मैंने हार्ड कोड कर दी, बस हम यूजर से क्वेरी लेंगे। अब हम इसको एक बार रन करके देखते हैं। दोस्तों जाएंगे अपने टर्मिनल के अंदर, क्लियर कर लेते हैं।
ठीक है। इसके अंदर हमारी हमारी फाइल का नाम क्या है, हमारी फाइल का नाम है इन्फॉर्मेशन कलेक्टर। तो हम यहाँ जाएंगे पाइथन 3 इन्फॉर्मेशन कलेक्टर। इसके अंदर क्या आ रहा है, वेरिएबल सब एपीआई की इन्वायरमेंट इज नॉट सेट। तो दोस्तों देखो इसके अंदर क्या है, इन्होंने दूसरा वेरिएबल यूज़ कर, सॉरी ये मैंने गलत वेरिएबल यूज़ कर दिया। हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे अपना ईपीआई की का मतलब वेरिएबल यूज़ किया है वही यूज़ करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो मैं इसको पेज कर देता हूँ, ये सारे अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, और हेल्पर के अंदर भी हम एक जगह इसको यूज़ कर देते हैं। हेल्पर के अंदर हाँ ये रहा, तो यहाँ पर भी हम सेव कर दिया। ठीक है, सेम इन्वॉल्वमेंट वेरिएबल होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं। देखो अब इसने क्या ये मांग रहा है, ये मांग रहा है सर्च क्वेरी। लेट सपोज मैं वही सर्च कर रहा हूँ, लिथियम बैटरी। ठीक है, तो दोस्तों देखो क्या हो रहा है, अब लिथियम बैटरी के करस्पॉन्डिंग क्या हो रहा है दोस्तों, ये लिथियम करस्पॉन्डिंग जैसे मैंने यहाँ बैटरी डाला तो ये इस वाले फंक्शन के अंदर गया होगा, और जाने के बाद में यहाँ क्वेरी और डायरेक्टरी पाथ में क्या हुआ कि डायरेक्टरी देखो मेरी ऑलरेडी बन चुकी है, आगे रिजल्ट नाम की डायरेक्टरी, उसके अंदर देखो मेरी जेसन आकर स्टोर होने लगी। तो दोस्तों आप कितना भी डेटा फैच कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है ऐसे उसकी यहाँ पे कि हम इतने ही डेटा फैच कर सकते हैं। आप साइटेशन के अंदर फिर दोबारा जाओ, उसके अंदर जितने साइटेशन है उसको भी फैच कर लो, तो आपकी चॉइस है। हम क्या कर रहे हैं, बस एपीआई की को रीड करके हमने यूआरएल हमारे पास सर्च, ये वाला यूआरएल हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन से आया था, और आने के बाद में हमने क्या किया फिर बस उसके अंदर से सर्व एपीआई का यूआरएल निकाल के रिस्पॉन्स डेटा निकाल लिया। तो दोस्तों सिंपल है बिल्कुल, अभी तक हमने कुछ ऐसे बड़ा काम नहीं किया, बस डेटा एक्विजिशन लेयर आपने डिजाइन कर लिया। मेरे दोस्तों देखो अभी भी हमारे जिसका डेटा आता जा रहा है इसको स्टॉप करते हैं। ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारा डेटा आ चुका है तो हम इसको स्टॉप कर लेते हैं, या फिर आप कितने भी डेटा फैच कर लेते हैं। ठीक है, मैंने इसको स्टॉप कर दिया, अब हम करेंगे इसको क्लियर। ठीक है, तो दोस्तों अब हम एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या हमारे पास आ चुका है। तो दोस्तों जो भी डेटा हमारे पास आया होगा हमने उसको इस तरीके से स्टोर कर दिया। तो ये दोस्तों सारे के सारे पेटेंट की इन्फॉर्मेशन है। अब हम क्या करेंगे, इस पेटेंट की इन्फॉर्मेशन से इस पेटेंट की इन्फॉर्मेशन पर आइटरेट कर करके, मतलब सबसे क्या जितनी भी फाइल हमारी इसके अंदर स्टोर हो गई है फोल्डर के अंदर, हम उस सारी की सारी फाइल्स का एब्स्ट्रैक्ट निकालेंगे, और उस एब्स्ट्रैक्ट को निकालने के बाद में हम उसके एम्बेडिंग जनरेट करके वेक्टर डेटाबेस के अंदर स्टोर करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले एक फंक्शन प्रिपेयर करते हैं जो रीड करेगा यहाँ से हमारे रिजल्ट को, मतलब रिजल्ट के अंदर जितनी भी हमारी फाइल्स हैं। तो लेट अस सपोज मैंने क्या किया फाइल्स मतलब dir एक मतलब वेरिएबल बना देता है। लेट सपोज dir फाइल नाम का वेरिएबल बना लिया, और लिस्ट dir, हमारी डायरेक्टरी का नाम क्या है, हमारी डायरेक्टरी का नाम है रिजल्ट्स, रिजल्ट। ठीक है, अब इसके अंदर जितनी भी रिजल्ट्स के अंदर फाइल होंगे वो सारी की सारी डायरेक्टरी के अंदर जाएंगी, और हम क्या करेंगे उसको आइटरेट करेंगे फिर। ठीक है, तो मैं कर रहा हूँ फॉर फाइल्स इन दिस वन, और फिर रिजल्ट के अंदर फाइल का नेम ऐड करके हम क्या करेंगे, जेसन को लोड कर लेंगे। और हमें क्या करना है, जितने भी मतलब जो भी एक पर्टिकुलर जेसन आएगी हमें उसका सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट को प्रिंट करना है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट को प्रिंट करने की कोशिश करेंगे, और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कंटेंट डॉट गेट एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट को रीड करेंगे हम, और अगर एब्स्ट्रैक्ट नहीं मिला तो हम टेस्टिंग कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखो ये क्या आ रहा है, ये ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है। ये बेसिकली क्या है, हमने अपनी डायरेक्टरी के अंदर जो जेसन फाइल स्टोर की थी उसको एक एक करके रीड करते चले गए हम, और उसका हम एब्स्ट्रैक्ट को प्रिंट करते चले गए। दोस्तों इसी टेक्स्ट को यूज करेंगे हम अपनी एम्बेडिंग जनरेट करने के लिए, और फिर हम क्या करेंगे, एम्बेडिंग के साथ इस टेक्स्ट को एक साथ एक चंक बना के अपने वेक्टर डेटाबेस के अंदर स्टोर करेंगे। तो दोस्तों अब न्यू स्टेप आ जाता है हमारा कि हम एम्बेडिंग जनरेट कैसे करें। अब दोस्तों पिछली वीडियो में ऑलरेडी डिटेल में देख चुके हैं कि हम एम्बेडिंग को जनरेट कैसे कर सकते हैं। बेसिकली हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम एक एक्सटर्नल एपीआई को यूज करके एम्बेडिंग जनरेट कर लें, मतलब अपने टेक्स्ट के करस्पॉन्डिंग हम किसी मतलब एक मॉडल को कॉल करें एपीआई के थ्रू, या फिर हम अपने लोकल सिस्टम के अंदर भी अपने एम्बेडिंग मॉडल को रन कर सकते हैं। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में किया था, हमने क्या किया था, हमने एक एम्बेडिंग का मॉडल यूज किया था जिसका नाम था नोमिक एम्बेडिंग टेक्स्ट मॉडल। इस वाले मॉडल को यूज करने के लिए हमने क्या किया था, ओलामा का यूज। तो सबसे पहले हम जाते हैं अपने टर्मिनल के अंदर। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे पास ओलामा के मतलब बेसिकली जो हमारा ओलामा का जो हमारा इन्फ्लुएंस इंजन है उसके अंदर ये वाले इस वाले मॉडल के वेट्स हैं नहीं। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे कौन कौन से कंटेनर रन हो रहे हैं। डोकर पीएस कोई कंटेनर रन नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, डोकर पीएस डैश ए। हमें क्या करना है, हमारा हमारा पहले अपना कंटेनर ढूंढता है, कंटेनर का है हमारा हमारा कंटेनर है ये वाला। ठीक है, देखो ये वाला, ये पूरा का पूरा हमारा कंटेनर है, इसकी कंटेनर आईडी है, ये कंटेनर की जो इमेज है, और ये है हमारे कंटेनर का नाम। तो हम इस कंटेनर को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, डोकर डोकर स्टार्ट ओलामा। ठीक है, तो ये हमारा कंटेनर अब रन कर रहा है। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं हम, डोकर पीएस करके। ठीक,
अब हमारे कंटेनर ऑलरेडी रन हो चुका है और ये वाला हमारे इस वाले पोर्ट पे चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोस्तों चेक करेंगे कि इस वाले कंटेनर के अंदर हमारे कौन कौन से मॉडल के वेट्स हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डॉकर डॉकर एग्जैक, क्योंकि हम एग्जीक्यूटिव मतलब एक तरीके से हम इंटरेक्टिव मोड में अपने कंटेनर को रन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, डॉकर एग्जैक आईटी, और हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंटेनर का नाम लिख देंगे। कंटेनर का नाम क्या है हमारा, ओलामा। इस कंटेनर के अंदर हम क्या करेंगे, अब हम एक कमांड रन करेंगे। उस कमांड क्या है, बेसिकली हमारी है ओलामा लिस्ट। इससे दोस्तों देखो, इससे अब इसके अंदर दो कमांड है। ओलामा लिस्ट क्या करेगा कि हमारे कंटेनर के अंदर कौन कौन से वेट्स पड़े हैं, और ये एक कमांड है जिससे जिससे हम अपने डॉकर को इंटरेक्टिव मोड में ओपन कर रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसके अंदर हमारे दो कंटेनर है, एक तो नोमिक एम्बेड करके ये वाला है, और एक डीपसीक का लैंग्वेज मॉडल है। हमें ये वाला मॉडल चाहिए था। ठीक है दोस्तों, अब एक बार हम चेक करते हैं क्या ये मॉडल सच में काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम करते हैं ठीक है, सबसे पहले हम एक बात देखते हैं इसके डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या है। तो दोस्तों ये कल कमांड है, हम कल कमांड को भी यूज कर सकते हैं। आप देख पा रहे हो उसमें कि हमारा जो कंटेनर है वो हमारा कंटेनर लोकली चल रहा है इस वाले पोर्ट नंबर पे, और इस वाले इसका कमांड के अंदर भी ये वाला पोर्ट है। तो हम डायरेक्टली इसको कल कमांड से हिट करके देख सकते हैं एक बार। तो एक बार ट्राई करते हैं, तो कंट्रोल सी, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, बस को क्लियर कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, हमने क्या किया, कल कमांड को पेस्ट कर दिया। तो दोस्तों देखो, हमारा हमारा जो एम्बेडिंग का मॉडल है वो लोकली चल रहा है डॉकर के थ्रू, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो हम इस तरीके से कितनी भी मतलब एम्बेडिंग जनरेट कर सकते हैं अपने लोकल सिस्टम के अंदर ही। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब बेसिकली हम एक कोड क्रिएट करेंगे, जिस कोड के अंदर हम क्या पास करेंगे, हम टेक्स्ट पास करेंगे, और टेक्स्ट पास करने के बाद में हमें उसकी एम्बेडिंग जनरेट करके दे दे ओलामा मॉडल के थ्रू। तो एक एक ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं हम, चलो जुपिटर नोटबुक में देख लेते हैं दोस्तों, ये इजी रहेगा। फिर इसको हम इसकी स्क्रिप्ट जो भी बनाएंगे हम उसको हम वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हमें ये वाला रिक्वेस्ट, हमारा एंड पॉइंट का नाम क्या है, हमारा एंड पॉइंट है ये वाला। तो हम इस वाले एंड पॉइंट को हिट करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको कॉपी कर लेते हैं। लेट सपोज मैंने बना दिया EMB URL। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया और इसको पेस्ट कर दिया, ये हो गया मेरा। ठीक है, ये होगा मेरा एम्बेडिंग का URL। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे इसके अंदर पास क्या करना है, मुझे इसके अंदर देखो डैश डी का मतलब डेटा, कि डेटा में क्या क्या पास करना है, मॉडल का नेम पास करना है और प्रॉम्प्ट पास करनी है। तो मैं ये अब इसका हेडर डिजाइन करता हूँ पहले। ठीक है, हेडर में क्या पास करेंगे, कंटेंट टाइप हो गया ये वाला। ठीक है, और इसके अलावा कुछ नहीं है हमें पास करने की जरूरत, ये भी ऑप्शनली था, जरूरी नहीं है कि हमें ये भी पास करना पड़े, हेडर। और हम पास करेंगे क्या, पैरामीटर। ठीक है, तो डेटा डेटा बनाते हैं सबसे पहले। डेटा में क्या क्या है, दो चीज़ें हैं, एक तो मॉडल है दोस्तों, देखो इसमें एक तो मॉडल है, एक प्रॉम्प्ट है, दो चीज़ें चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल अपना डेटा डिजाइन करेंगे। तो मैंने एक बना ली डिक्शनरी, इसके अंदर क्या करेंगे, मॉडल। मॉडल के अंदर हमारा आ जाएगा वही नोमिक करके जो भी मॉडल का नाम था वो। ठीक है, नोमिक एम्बेड दोस्तों, क्या है, इसको कॉपी कर लेते हैं ना, ये सही एम्बेड टेक्स्ट। ठीक है, इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट, उप्स सॉरी, क्यों नहीं हुआ कॉपी, कंट्रोल से यहाँ पर जाएंगे हम अपने मॉडल को लिखते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है, प्रॉम्प्ट है। अब भाई प्रॉम्प्ट को तो एक तरीके से हमारा टेक्स्ट ही हो गया। तो हम क्या करेंगे, PROMPT प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो कॉपी करते हैं फिर से और उसको पेस्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, डेटा भी हो गया हमारा, हेडर भी हो गया, हेडर तो ऑप्शनल था खैर। अब हम क्या करेंगे, इसको अब रिक्वेस्ट हिट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा रिस्पॉन्स आएगा उस रिस्पॉन्स के अंदर से हम एम्बेडिंग निकाल लेंगे। एक बार चेक करते हैं। तो दोस्तों एक बार हम क्या करते हैं, पहले रिस्पॉन्स को चेक करते हैं कि रिस्पॉन्स में क्या है, उसके बाद ही हम चेक करेंगे सब चीज़ें। तो दोस्तों देखो, ये हमारा सही चल रहा है बिल्कुल। तो हमने क्या किया, जो हमारा रिस्पॉन्स आएगा उसको हमने जेसन में ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के बाद में उसको रिस्पॉन्स अंडरस्कोर डेटा में स्टोर कर दिया। और अब हम ये करते हैं कि अब देखो जो दोस्तों जो भी हमारा रिजल्ट आया है वो एक बेसिकली एक डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट आया है। डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट में एम्बेडिंग हमारी की है और हमारी वैल्यू है एक लिस्ट है, वेक्टर मतलब एक वेक्टर है, उस वेक्टर को वो वेक्टर हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है एम्बेडिंग को। तो हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा ना उसको ठीक करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, लेट सपोज मैंने यहाँ पर डाल दी EMBED, ये मेरी एम्बेडिंग होगी बेसिकली। और इस एम्बेडिंग में हम क्या करेंगे, जो हमारा रिस्पॉन्स डेटा आया है उसमें से हम क्या निकालेंगे, देखो ये वाली इस वाली की ये करस्पॉन्डिंग निकाल लेते हैं। मैं करूँगा डॉट एम्बेडिंग, निकल जाएगी। और एम्बेडिंग निकलने के बाद में हम क्या करेंगे, इस एम्बेडिंग की ना एक बार देख लेते हैं कि डायमेंशन क्या है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ EMBEडिंग डायमेंशन। ठीक है, तो इसकी लेंथ प्रिंट कर लेंगे हम। तो दोस्तों जो हमारी एम्बेडिंग जनरेट हो रही है बेसिकली वो 768 डायमेंशन का वेक्टर है।
तो दोस्तों अब हमारा एम्बेडिंग का फंक्शन जनरेट हो चुका है। अब हमें कुछ नहीं करना। अब ये जो हमने कोड का पीस बनाया है, इस कोड का पीस को सिर्फ एक फंक्शन बना के और इंटीग्रेट कर देंगे अपने उसके साथ। तो दोस्तों एक अब प्रोसेस आएगा हमारा इंजेक्शन। इंजेक्शन में देखो दोस्तों, मैं आपको एक बार पहले बताता हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। तो देखो, हमने सबसे पहले सर्प एपीआई से लिंक, सर्प एपीआई के लिंक को यूज, एपीआई को यूज करके हमने पेटेंट पे डेटा को फैच कर लिया था। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट आया है यहाँ पे, एब्स्ट्रैक्ट के टेक्स्ट में हम क्या करेंगे, अब हमारे पास बहुत सारे के सारे क्या है, हमारे पास बहुत सारी जेसन फाइल है। इस जेसन फाइल के अंदर एब्स्ट्रैक्ट है, उस एब्स्ट्रैक्ट को फैच करेंगे हम। ठीक है, उस एब्स्ट्रैक्ट को फैच करने के बाद में हम क्या करेंगे, अब हमने एक एम्बेडिंग एम्बेडिंग हमने ऑलरेडी बना चुके हैं एक एम्बेडिंग का फंक्शन। एम्बेडिंग के लिए हम क्या कर रहे हैं, एम्बेडिंग के लिए हम यूज कर रहे हैं ओलामा। तो हम इस एम्बेडिंग को यूज करेंगे, ओलामा मतलब ओलामा मॉडल को यूज करेंगे एम्बेडिंग जनरेट करने के लिए। और जब दोनों के दोनों हमारे पास टेक्स्ट भी होगा, एम्बेडिंग भी होगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको वेक्टर डेटाबेस के अंदर स्टोर करेंगे। तो अब चलो चलते हैं दोबारा से उसके अंदर ही, ठीक है, अपने कोड के अंदर। तो एक हम फंक्शन, एक हम फाइल बना लेते हैं इंजेक्शन। इंजेक्शन बेसिकली ये होता है कि हम अपने वेक्टर डेटाबेस के अंदर स्टोर कर रहे हैं अपने चंक्स को। तो इंजेक्शन नाम की फाइल बना लेते हैं और एक बना लेते हैं एम्बेडिंग नाम की। एम्बेडिंग के अंदर क्या करेंगे हम, एक मतलब बेसिकली फंक्शन ही, एक जो हमने जो कोड हमने यहाँ पर बस प्रिपेयर किया है, बस इसको फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करके जब भी जहाँ पे भी हमें एम्बेडिंग की जरूरत पड़ेगी वहां पर हम एक फंक्शन कॉल कर लेंगे। लेट सपोज मैंने फंक्शन बनाया गेट एम्बेडिंग। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा बेसिकली, हम बस क्वेरी पास करेंगे और क्वेरी पास करके जो भी एम्बेडिंग होगी वो उसको रिटर्न कर देगा। तो मैंने अपना एम्बेडिंग का फंक्शन बना लिया। अब एम्बेडिंग के फंक्शन में क्या, मैंने गेट एम्बेडिंग बना दिया। जो भी यूजर क्वेरी भेजेगा मेरे इस वाले फंक्शन को, उसको हम क्या करेंगे, बस सेम वही, बस वो वाला यूआरएल हिट करना है जो हमने यहाँ पे यूआरएल हिट किया है। ठीक है, ये वाला यूआरएल है और सेम चीज हमारी इस तरीके से डेटा पास करेंगे। तो हमने क्या किया, एम्बेडिंग का फंक्शन बना लिया, ये हमारा हो गया डेटा। और अब हम क्या करेंगे, वही रिक्वेस्ट के पोस्ट यूआरएल यूज करेंगे, मतलब पोस्ट रिक्वेस्ट हिट करेंगे और पोस्ट रिक्वेस्ट से जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसमें से क्या करेंगे, हम एम्बेडिंग का वेक्टर को रिटर्न कर देंगे। कुछ नहीं किया हमने इसमें, बस वही किया जो हम यहाँ पे कर रहे थे। ठीक है, इसको हम एक बार चेक भी कर सकते हैं। देखो जैसे मैंने क्या किया, पाइथन 3 एम्बेडिंग। तो दोस्तों देखो ये हमारी एम्बेडिंग होगी जनरेट। तो इसी फंक्शन को हम यूज करेंगे अपने बाकी कोड स्निपेट के अंदर। अब हम स्टार्ट करेंगे इंजेक्शन। दोस्तों इंजेक्शन का पहले तो आप मतलब समझ लीजिए और फिर एक बार हम इसको इस डिटेल में जानेंगे कि हम किस तरीके से इंजेक्शन करते हैं। दोस्तों इंजेक्शन का वर्ड का मतलब यही है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को लोड करेंगे अपने डेटाबेस के अंदर या फिर अपने नॉलेज बेस के अंदर। अब दोस्तों देखो, जो हमारी जनरेटिव एआई की एप्लीकेशन होती है, इसके अंदर हम एक स्पेशल टाइप का डेटाबेस यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हम वेक्टर डेटाबेस। जैसे कि आपने अपने स्ट्रक्चर डेटा को स्टोर करने के लिए जनरली यूज किया होगा माई एसक्यूएल या फिर पोस्टग्रेस एसक्यूएल डेटाबेस आपने यूज किया होगा। फिर उसको रिट्रीव करने के लिए, डेटा उसमें से रिट्रीव करने के लिए आपने एसक्यूएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी यूज किया होगा। तो दोस्तों देखो, इसी तरीके से हमारे वेक्टर डेटाबेस होती हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा इंजेक्शन का और रिट्रीवल का अलग टाइप होता है। तो दोस्तों देखो, अब एक बार हम वेक्टर डेटाबेस समझ लेते हैं क्या होता है, उसके बाद में अपने डेटा को इंजेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों चलो देखते हैं किस तरीके से वेक्टर डेटाबेस काम करता है। अब मान के चलो कि आपका एक वेक्टर डेटाबेस है जिसके अंदर हमें क्या करना है, हमारा अपना डेटा, हमारा जो डेटा है वो किस टाइप का है। हमारा डेटा है, मतलब हमारा एक तो टेक्स्ट डेटा है और दूसरा हमारा डेटा है एम्बेडिंग का। अब दोस्तों एम्बेडिंग का कॉन्सेप्ट इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि हम इसको वेक्टर डेटाबेस के अंदर स्टोर करेंगे। अब दोस्तों देखो, जिस तरीके, एक लेटर सपोज आप मान के चलो कि आपका टेक्स्ट है। ठीक है, मान के चलो ये आपका टेक्स्ट है, जैसे मान के चलो कि ये आपका टेक्स्ट है आई एम गुड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस डेटा को इस वाले टेक्स्ट की सबसे पहले क्या करेंगे कि एम्बेडिंग जनरेट करेंगे। दोस्तों एम्बेडिंग जनरेट करना बहुत आसान है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब दोस्तों इंटरनली वेक्टर डेटाबेस किस तरीके से काम करता है, तो दोस्तों देखो, वेक्टर डेटाबेस एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक इंडेक्स बनाते हैं और उस इंडेक्स के मतलब उस इंडेक्स से रिलेट करके सारा का सारा डेटा इंजेस्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपका जो स्ट्रक्चर डेटाबेस होता है जैसे माइस्क्यूएल या फिर पोस्टग्रेसक्यूएल, उसमें अगर आप किसी एक पर्टिकुलर कॉलम को इंडेक्स बना दो तो रिट्रीवल बहुत आसान हो जाता है। सिमिलरली हम अपने वेक्टर डेटाबेस के अंदर भी एक इंडेक्स बनाते हैं और उस इंडेक्स के अराउंड ही हम अपना डेटा को इंजेस्ट करते हैं। अब दोस्तों देखो, जिस तरीके से आपने अपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि लेटर सपोज मान के चलो कि आपका एक पॉइंट है, लेटर सपोज ये आपका एक पॉइंट है एक्स कोमा वाई। ठीक है, और मान के चलो एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू 2 है। तो आपने इस तरीके से बहुत बार एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ये डेटा को अपना इस तरीके से प्रूव किया होगा। जैसे मान लो एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 ये। ठीक है, ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये हो गया हमारा वाई का मान के चलो। ठीक है,
अब जैसे मान लो मैं ये कोई पॉइंट है, हम इस पॉइंट को डिनोट करना है इस वाले एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो हम इसको कैसे करेंगे? एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2, इस तरीके से पॉइंट आएगा, राइट, इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। और मान के चलो दूसरा पॉइंट ये है हमारा 2,3, एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 3 है, तो इस तरीके से। तो दोस्तों हम आपने आपने देखा होगा कि जब हमारे पास एक मतलब एक सिंगल पॉइंट होता था तो हम उसको सिर्फ एक्स एक्सिस पे डिनोट कर देते थे। अगर हमारे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई पॉइंट होता था तो हम उसको इस तरीके से पॉइंट को डिनोट कर देते, ठीक है दोस्तों। सिमिलरली क्या होता है, अब मान के चलो कि ये तो हमारा था, ये हमारे सारे के सारे पॉइंट है 2 डायमेंशनल। लेकिन दोस्तों जो हमारी वेक्टर की एम्बेडिंग होती है वो बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा डेंस वेक्टर होता है। मतलब लेट अस सपोज मान के चलो जैसे इस केस में हम हमारी जो एम्बेडिंग है वो 768 डायमेंशन की है। मतलब जो एक वेक्टर है उसका डायमेंशन कितना है? 768 डायमेंशन, 768 है। तो दोस्तों ये हमारा वेक्टर 768 डायमेंशन का है। तो अब आप ये मान कर चलो कि अगर कि जो भी हम अपना डेटा को इंजेस्ट करेंगे वो एक 760 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के अंदर स्टोर होगा। तो अब इस तरीके से मान कर चलो कि हम उसको मतलब एक तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी भी पॉइंट को टू डायमेंशनल एक्सिस पर अगर हम डिनोट करें तो इस तरीके से डेटा इंजेस्ट होता है दोस्तों। देखो मान के चलो कि मैं एक दूसरा कलर कोडिंग यूज कर लेता हूं। तो दोस्तों मान के चलो कि ये हमारा कोई पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट मैं डिनोट कर रहा है वर्ड को, मतलब ग्रीड को, ठीक है। ये वाला मेरा मान के चलो वर्ड डिनोट कर रहा है जेलस को। ये वाला वर्ड मान लो डिनोट कर रहा है मनी को, मनी या फिर कुछ भी है, मतलब ऐसा नेगेटिव वर्ड। तो दोस्तों क्या होगा, इतने हाई डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के अंदर क्या होगा कि जो नेगेटिव वर्ड है ना, जैसे कि जेलस या फिर सैड, ये सारे के सारे वर्ड क्या होंगे, ये कहीं ना कहीं वेक्टर स्पेस में पास पास होंगे। और जो दूसरे टाइप के वर्ड होंगे, जैसे कि मान के चलो कि कूल, या फिर मान लो जॉय, ये वाला मेरा दूसरा वर्ड है जॉय, या फिर ये मान के चलो कि मैं ब्लेस्ड, आई एम फीलिंग ब्लेस्ड, इस तरह का टेक्स्ट है, ठीक है। या फिर कोई हैप्पी हैप्पी सेट कोई वर्ड है। तो दोस्तों जितने भी ये इस तरीके का वर्ड होंगे जो मतलब जो एक पॉजिटिव एनर्जी डिनोट कर रहे हैं, लेटर सपोज मान के चलो, तो ये सारे के सारे वेक्टर, ये सारे के सारे जो हमारे पॉइंट्स होंगे ना, ये वेक्टर स्पेस के अंदर एक साथ होंगे। और जो तो इस तरीके से क्या होता है कि जब हम अपने डेटा की एम्बेडिंग बनाते हैं तो जो जो इन्फॉर्मेशन हमारी सेम सेम सी होती है, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन पास पास होती है वेक्टर स्पेस के अंदर, और जो इन्फॉर्मेशन दूसरे तरीके की होती है वो पास पास होती है, ठीक है, उन बाकी अपने जैसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी एम्बेडिंग स्टोर होती है। तो जब हमारे पास मान के चलो टेक्स्ट है, जैसे मान के चलो ये टेक्स्ट है मेरा आई एम गुडी, हम क्या करेंगे, इसको एम्बेडिंग बनाएंगे और एम्बेडिंग बना के इसको इंजेस्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा डेटा वेक्टर स्पेस के अंदर हो जाएगा। जब हम लेट सपोज मान के चलो कि अब मेरा एक नया टेक्स्ट आया, अब मेरा एक न्यू टेक्स्ट आया, मान के चलो कि मेरी ये यूजर की क्वेरी है, ठीक है। अब ये यूजर की क्वेरी आ गई मेरी, और यूजर की क्वेरी का मान के चलो हमने इस तरीके की एम्बेडिंग बना ली, ठीक है। हम इसी तरीके से वेक्टर ड्रैग में भी काम यही करते हैं। हम क्या करते हैं, यूजर जो क्वेरी डालता है उस जैसा आपने चैट जीपीटी में लिखा कि भाई मुझे इस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसकी भी एम्बेडिंग बनती है। सिमिलरली क्या करेंगे, हम यूजर क्वेरी की एम्बेडिंग बनाएंगे यूजिंग द सेम एम्बेडिंग मॉडल दैट वी यूज ड्यूरिंग द इन्फॉर्मेशन इंजेक्शन। तो उस सेम एम्बेडिंग के मॉडल को करके हम क्या करेंगे, यूजर क्वेरी, और ये यूजर क्वेरी मान के चलो कि ये मान के चलो कि यूजर क्वेरी मेरी यहां पर आ रही है, ठीक है। जो मेरी ये येलो कलर से मेरी जो ये वाली मेरी क्वेरी बन रही है ना, ये वाली जो पॉइंट बन रहा है, मान के चलो कि मेरी क्वेरी का जो वेक्टर स्पेस के अंदर जो मेरा पॉइंट आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है। तो दोस्तों क्या होगा, हम जब हम डेटाबेस वेक्टर डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव करते हैं ना, तो हम उसको एक पर्टिकुलर वैल्यू देते हैं के की, ठीक है। तो के का मतलब कहते हैं कि हमें कितने कितने हमें उसके जो नियर बाय मतलब जो भी नियर बाय उसके चंक्स है वो कितने रिटर्न करने हैं। तो इसके अंदर क्या होगा कि के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम का यूज होकर इंटरनली, मतलब इसमें तो जो उसके नियर बाय चंक्स होंगे ना, उन चंक्स की एम्बेडिंग, क्योंकि ये सभी के सभी वेक्टर स्पेस के अंदर है, तो हम वहां पर क्या करेंगे, उस वाले एरिया में जितने भी वो वाले होंगे ना, जितने भी चंक्स होंगे वो उसको रिटर्न कर देगा। तो हम क्या करेंगे, ये सारे के सारे रिटर्न चंक को यूज करके हम अपना फाइनल रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे। तो दोस्तों बेसिकली मतलब हाई लेवल पे अगर आप देखो तो वेक्टर डेटाबेस के अंदर यही होता है। तो इसमें एम्बेडिंग कैसे यूज होती है, अब दोस्तों मान के चलो अब मैं आपको एक बार एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ इसमें कि वेक्टर इसमें एम्बेडिंग का रोल क्या होता है। अब मान के चलो दोस्तों कि आपके डेटाबेस के अंदर जो भी है, जैसे मान के चलो मेरे पास बहुत सारे रिकॉर्ड है, ठीक है, सारे के सारे टेक्स्ट है। ये मान के चलो कि ये मेरे टेक्स्ट थे जिसको जिसको यूज करके हम अपने नॉलेज बेस को प्रिपेयर कर रहे थे। सबसे पहले हम सभी के साथ क्या करेंगे, हम सभी को हम सब पहले भेजेंगे इसको एम्बेडिंग मॉडल के अंदर एक, ठीक है। एम्बेडिंग मॉडल के अंदर हमारे पास सबके करस्पॉन्डिंग एम्बेडिंग बन जाएगी, ठीक है। एम्बेडिंग बनने के बाद में क्या होगा, हम इसको वेक्टर डेटाबेस के अंदर भेजेंगे, ठीक है। वेक्टर डेटाबेस के अंदर भेजने के लिए क्या करेंगे, देखो हम वेक्टर डेटाबेस के अंदर क्या होगा, एक चंक के अंदर मान के चलो एक चंक है, ये चंक मैं डिक्शनरी से डिनोट कर रहा हूं, तो इसके अंदर एक तो फील्ड होगा टेक्स्ट का, ठीक है, जो मेरा ओरिजिनल टेक्स्ट होगा, और एक होगा मेरा वेक्टर का,
ये वेक्टर हो गया हमारी एम्बेडिंग। तो हम ये, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू होगी वो हम डेटाबेस के अंदर ही डाल देंगे। अब दोस्तों क्या होगा देखो, अब मान कर चलो रैक के अंदर भी यही होता है, जो रैक होता है ना हमारा रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, उसके अंदर यही प्रोसेस फॉलो होता है। अब देखो क्या होगा, अब हमारे एक नॉलेज बेस है, ये हमारी नॉलेज बेस प्रिपेयर हो गया, ठीक है, ये मान लो मेरा वेक्टर डेटाबेस है, ये मेरा नॉलेज बेस प्रिपेयर हो गया। इसके अंदर मैंने अपने जितना भी मेरे पास डेटा था, मैंने उसको चंक्स में तोड़ तोड़ के, टेक्स्ट को तोड़ तोड़ के वेक्टर के साथ में इसके अंदर इंजेस्ट कर दिया। अब देखो क्या होगा, अब एक न्यू यूजर क्वेरी आती है, ठीक है, न्यू यूजर क्वेरी आई, हमने क्या किया, उस यूजर क्वेरी को क्या बनाया, सबसे पहले उसकी एम्बेडिंग बनाई। अब एम्बेडिंग बनाने के बाद में क्या हुआ, हमारे पास उसकी एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है दोस्तों। अब देखो क्या होता है दोस्तों, जो एम्बेडिंग है ना ये यूजर क्वेरी की, इस एम्बेडिंग को हम इसके अंदर भेजेंगे डेटाबेस के अंदर। तो क्या होगा कि जो जो भी हम ये क्या करेगा कि जो भी हमारे सबसे पहले एक वेक्टर स्पेस के अंदर मतलब के चंक्स हमारा फाइंड आउट करेगा। दोस्तों एडवांस एल्गोरिथम यूज होती है इसके अंदर एचएनएसडब्ल्यू, मैं इसको भी कवर करूंगा आपको दूसरी वीडियो में, ठीक है। एचएनएसडब्ल्यू यूज करके हम क्या करते हैं, सारे के सारे जो भी हमारे मतलब रिलेटेड जो चंक्स होते हैं हमारे वेक्टर स्पेस के अंदर, उसको सबसे पहले हम रिट्रीव करते हैं, फिर हम क्या निकालते हैं उसकी कोसाइन सिमिलरिटी। अब देखो दोस्तों कोसाइन सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है। दोस्तों मान के चलो कि अब आपकी यूजर क्वेरी की एम्बेडिंग बन चुकी है। एम्बेडिंग बेसिकली क्या है, एम्बेडिंग है हमारी बेसिकली एक हमारी क्या है 768 डायमेंशनल की डेंस वेक्टर है हमारा, ठीक है। तो ये डेंस वेक्टर क्या है, ये मतलब ये हमारी एम्बेडिंग बन गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी क्या करेंगे, जो हमारे वेक्टर डेटाबेस के अंदर जो हमारी मतलब जो के नियरेस्ट नेबर को यूज करके हमारे पास जो चंक्स आए हैं, हम उसमें क्या निकालेंगे, उसकी कोसाइन सिमिलरिटी निकालेंगे, ठीक है। तो कोसाइन सिमिलरिटी निकालने का बड़ा ही सिंपल तरीका है दोस्तों, सेम कॉन्सेप्ट यही है, बस रैक का और कुछ नहीं है। रैक के अंदर हम अपने क्या करते हैं, एक वेक्टर डेटाबेस के अंदर से चंक्स को रिट्रीव करते हैं, और फिर उस जो रिट्रीव चंक्स आए हैं उस चंक का क्या करेंगे, हम टेक्स्ट निकाल के अपनी अपनी प्रॉम्प्ट के अंदर इंसर्ट करेंगे और फाइनल रिस्पॉन्स जनरेट कर देंगे एलएलएम से। यही होता है बस रैक के अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, यूजर क्वेरी की हमने क्या बनाई, ये हमारी यूजर क्वेरी थी, देखो इस यूजर क्वेरी से हमने क्या बना ली, इसकी एम्बेडिंग बना ली। अब इस एम्बेडिंग अब क्या करेंगे, हमारे पास जो हमारे वेक्टर डेटाबेस है ये वाला, इसके पास क्या होगा, इस वेक्टर डेटाबेस से हमारी यूजर क्वेरी के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, हमारे पास मतलब कुछ रिजल्ट निकल कर आ जाएंगे कि ये क्या निकल कर आ जाएंगे, हमारे पास के चंक्स निकल कर आ जाएंगे, ठीक है। इन चंक्स के अंदर क्या है, जो हमने जो भी हमने डेटा स्टोर किया था, वो टेक्स्ट हो, मेटा डेटा हो या फिर एम्बेडिंग हो, जो भी हमने स्टोर किया था वो है इसके अंदर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, और ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे मतलब इसके अंदर ये जो चंक्स है ना, इसके अंदर हमारे पास मतलब टेक्स्ट के अलावा एम्बेडिंग है। तो एक हम इस वाले चंक्स के अंदर से अपनी एम्बेडिंग क्वेरी को, एम्बेडिंग का जो हमारा वेक्टर है उसको यूज करेंगे। तो दोस्तों देखो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा चंक कितना सिमिलर है हमारे यूजर क्वेरी से। तो उसके लिए हम यूज करेंगे कोसाइन सिमिलरिटी। दोस्तों यही कॉन्सेप्ट है, बस रैक और कुछ नहीं है, कोसाइन सिमिलरिटी यूज होती है इसके अंदर। तो दोस्तों देखो जैसे दो वेक्टर है, मान के चलो वेक्टर एक वे है, एक वेक्टर हमारा बी है। अब दो वेक्टर कितने सिमिलर है हमें कैसे पता चलेगा, हम उसकी कोसाइन सिमिलरिटी निकाल लेंगे, ठीक है। कोसाइन सिमिलरिटी निकालने का सिंपल तरीका है, अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट कर दें वेक्टर ए डॉट बी, तो आपने ये फॉर्मूला बहुत बार पढ़ा होगा दोस्तों। हम क्या करेंगे, ए वेक्टर इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और क्या कर लेंगे कोस थीटा, ठीक है। तो हमें ये थीटा ही निकालना है, ठीक है, हमें थीटा ही निकालना है ये। तो हम क्या करेंगे, अब देखो दोस्तों देखो क्या करेंगे, दोनों वेक्टर की ये तो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का मतलब तो ये किसका कि हम भाई इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, इसका स्क्वायर लेके, तो इसको स्क्वायर से उसको स्क्वायर हम कर देंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, हम दोनों हमारा जो मेन कंसर्न है वो ये है डॉट प्रोडक्ट। तो मान के चलो कि दोस्तों हमारे पास के चंक्स आए, ये वाले मान के चलो कि हमारे पास ये वाले के चंक्स आए हैं, और इन के चंक्स का हम क्या करेंगे, ये जो हमारे के चंक्स हैं, अब देखो हम क्या करेंगे, ये हम लेट सपोज मान के चलो हमारे पास के चंक्स हैं, इस चंक्स का क्या निकाल लेंगे हम, इसमें सबसे पहले निकाल लेंगे हम इसकी एम्बेडिंग, जो भी इसकी एम्बेडिंग होगी, एम्बेडिंग वाला निकाल लिया। एक हमारे पास यूजर क्वेरी की एम्बेडिंग है, ये हमारी है यूजर क्वेरी की एम्बेडिंग, ठीक है। इस यूजर क्वेरी एम्बेडिंग के साथ क्या करेंगे, अब इसका हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट। तो दोस्तों देखो क्या होगा, सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले हम ये करेंगे कि ये एक हमारा ये वाला वेक्टर है प्लस एक हमारा ये वेक्टर है, हम इसका क्या करेंगे, हम इसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। इसका हम डॉट प्रोडक्ट करने के बाद में क्या हो जाएगा, एक हमारा स्कोर आ जाएगा, इसको बोलते हैं हम कोसाइन सिमिलरिटी स्कोर, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम दोबारा ये वाला यूजर वेक्टर लेंगे, और हम दूसरा जो चंक है ना हमारा, उसका जो एम्बेडिंग वाला वेक्टर है, जो एम्बेडिंग का वेक्टर है उसको निकालेंगे, और अपने यूजर वेक्टर के साथ में फिर दोबारा निकालेंगे कोसाइन स्कोर। फिर क्या करेंगे हम, फिर हम जितने हमारे चंक्स हैं हम अपने यूजर क्वेरी के एम्बेडिंग लेंगे, और हम क्या करेंगे, जो हमारा रिट्रीव चंक का एम्बेडिंग वाला वो कंपोनेंट है उसको उठाएंगे, उसको फिर उसको निकाल देंगे। दोस्तों सभी केस में हम यही करते रहेंगे, हमारे पास ये वाले स्कोर हो जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
इस स्कोर को यूज करके ही हम अपने जो हमारा फाइनल रिस्पॉन्स है उसको जनरेट करते हैं। तो दोस्तों ये हमारे इस तरीके से हमारा वेक्टर डेटाबेस का यूज होता है हमारे क्वेरी रिट्रीवल में। दोस्तों इंजेक्शन प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंजेक्शन प्रोसेस जब हमें किस तरीके का डेटा रिट्रीव करना है बाद में, ये हमारे दिमाग में पहले से होना चाहिए, क्योंकि हमें इंजेस्ट करते टाइम वो सारे के सारे डेटा पॉइंट्स अपने डेटाबेस में स्टोर करने होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इस केस में हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, हम अपने जो मतलब हमारी जेसन है उसके अंदर पेटेंट का टाइटल है, उसके अंदर पेटेंट का एब्स्ट्रैक्ट है, उसके अंदर और भी मेटा डेटा है। तो हम क्या करेंगे, वो सारे वो जो फील्ड हमें चाहिए वो फील्ड निकाल के वो चंक के अंदर स्टोर कर देंगे। प्लस हम एब्स्ट्रैक्ट के एम्बेडिंग कैलकुलेट करेंगे, जो हमने ऑलरेडी फंक्शन ये वाला बनाया है ना एम्बेडिंग का, इस फंक्शन को यूज करके हम क्या करेंगे, हम उस एम्बेडिंग को जनरेट करेंगे और अपने चंक बनाएंगे। तो दोस्तों अभी स्टार्ट करते हैं इंजेक्शन का प्रोसेस। इंजेक्शन के अंदर कुछ नहीं है, सिंपली इंजेक्शन के अंदर क्या होगा, हम अब इंजेक्शन का अपना कोड लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो इंजेक्शन के अंदर बेसिकली हम यही करेंगे कि जो भी हमारे रिजल्ट के अंदर जो जेसन फाइल पड़ी है हम एक एक करके उनको रीड करेंगे। हमने ऑलरेडी ये चीज देख चुके हैं इस वाली फाइल में। दोस्तों देखो कि जो भी हमारे रिजल्ट के अंदर डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी हमारी फाइल्स है, हम क्या करेंगे, उसको एक एक फाइल को उठाएंगे और उस फाइल के अंदर क्या करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट के करस्पॉन्डिंग हम ये वाला डेटा उठा लेंगे। तो चंक के अंदर क्या करेंगे, एक तो एब्स्ट्रैक्ट रखेंगे हम, एब्स्ट्रैक्ट जो जैसे हमने ये वाला एब्स्ट्रैक्ट निकाला है, प्लस इसकी एम्बेडिंग रखेंगे, और हम एक दो इन्फॉर्मेशन और रख सकते हैं जैसे कि कोई और मेटा डेटा। तो सबसे पहले हम अपना बनाते हैं सबसे पहले वेक्टर डेटाबेस। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई वेक्टर डेटाबेस को चूज कर लेते हैं और उस वेक्टर डेटाबेस के अंदर ही हम सारा का सारा अपना डेटा को इंजेस्ट करेंगे। तो दोस्तों हम सर्च करते हैं पहले वेक्टर डेटाबेस, ठीक है। तो अब आप देखोगे अगर ऑनलाइन, तो दोस्तों बहुत तरीके के वेक्टर डेटाबेस होते हैं। अगर मान के चलो आप कोई भी, लेट सपोज आपने ये वाली इमेज देख ली, तो दोस्तों ये देखो ये सारे के सारे वेक्टर डेटाबेस है। जैसे एक रोमा हो गया, क्वाड्रेंट हो गया, मिलविस हो गया, ये रेडिस इलास्टिक सर्च, ये सारे के सारे डेटाबेस हैं। और भी बहुत आप मतलब और भी बहुत तरीके के डेटाबेसेस होते हैं। हम क्या यूज करेंगे, हम इसके अंदर यूज करेंगे ओपन सर्च, ठीक है। क्यों ओपन सर्च यूज करेंगे, क्योंकि ओपन सर्च एक तो ओपन सोर्स है, और दूसरी बात यह है कि इसके अंदर सारी की सारी वो फंक्शनैलिटी है जो हमें जरूरत है। तो ओपन सर्च हम अपनी जर्नी ओपन सर्च से स्टार्ट करेंगे। आप एक बार इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हो। हम क्या करेंगे, अब ओपन सर्च हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। या तो हम इसको मतलब प्लेटफॉर्म इसका यूज करें, मतलब या तो हम इसको अब किसी अपने क्लाउड वगैरह में यूज करें, या फिर हम इसको लोकली चलाएं। हम इसको अपने इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, इसको लोकली चलाएंगे यूजिंग अ डॉकर कंटेनर। तो दोस्तों देखो ये मैंने डॉकर कंपोज फाइल तैयार की है। इस डॉकर कंपोज फाइल के अंदर कुछ नहीं है। जिस तरीके से आप अपने डॉकर कंटेनर को लोकली रन करते हो, फिर पहले क्या करते हो, आप एक कंटेनर बनाते हो, फिर उस कंटेनर को रन करते हो। तो मैंने क्या किया, उसकी सारी की सारी कमांड को डॉकर कंपोज फाइल के अंदर पाइल अप करके एक साथ, अब हम क्या करेंगे, सिंगल कमांड से सारे के सारे अपने कंटेनर चला देंगे। तो दोस्तों इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम इसके अंदर दो कंटेनर चलाएंगे। एक तो ओपन सर्च ये हो गया और एक ओपन सर्च डैशबोर्ड, दो हम इसके अंदर कंटेनर चलाएंगे। और ये है इसकी इमेज। तो ओपन सर्च की ये वाली जो ये अगर आप डॉकर हब पे जाओगे और उसकी इमेज देखोगे, तो ये है उसकी इमेज का पाथ, ठीक है। ये हम उसका क्या रखेंगे, कंटेनर का नाम भी हमने बना दिया कि ये हमारा ओपन सर्च कंटेनर का नाम है। और ये कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स वगैरह है, ये हम यहाँ पर हमने पोर्ट की मैपिंग कर दी। दोस्तों हम डॉकर को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से हम अपने फास्ट एपीआई वगैरह के एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं डॉकर के अंदर। सेम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, बस इसको हमने क्या किया, कंपोज फाइल के अंदर ही सारी की सारी एक जगह कमांड लिख दी। इसके अलावा हमने एक वॉल्यूम को माउंट कर दिया। ये दूसरा कंटेनर है, इसके अंदर हम ये वाली इमेज यूज कर रहे हैं, ये कंटेनर का नाम है हमारा, और ये सारे के सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल है, ठीक है। मतलब जिस तरीके से हम अपने .env फाइल में इन्वायरमेंट वेरिएबल को रख के उसको रीड कराते हैं अपने कोड एग्जीक्यूशन के थ्रू, हमने क्या किया, ये इन्वायरमेंट वेरिएबल इस तरीके से अपने इन्वायरमेंट के अंदर सेट कर दिए, ठीक है। ये हमारे पोर्ट की मैपिंग होगी, और ये डिपेंड्स ऑन ओपन सर्च का मतलब ये है कि जब ये ओपन सर्च चलेगा तभी ये चलेगा हमारा, ठीक है। और ये फिर हम उसको रिस्टार्ट हमने अनलेस स्टॉप कर दिया, तो ताकि ये ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट भी हो सके। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, इस डॉकर कंपोज फाइल को यूज करके क्या करते हैं, अपने सिस्टम के अंदर वेक्टर डेटाबेस चलाते हैं एज अ डॉकर कंटेनर, ठीक है। चलो चलते हैं हम अपने टर्मिनल के अंदर। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं, अपने टर्मिनल के अंदर जाने के बाद में हम क्या करेंगे, हम कमांड लिखेंगे, देखो ये वाली डॉकर कंपोज, ठीक है। डॉकर कंपोज, अब यहाँ पर फाइल का पाथ लिख सकते हैं। फाइल का पाथ है हमारा क्या, सॉरी डॉकर कंपोज -f डॉकर, आप देखो ये हमारी फाइल का पाथ डॉकर -compose.yml, आप ये भी देख सकते हो, ये रही हमारी YAML, ठीक है। अब इसके बाद में क्या लिखेंगे, सिर्फ हम लिख देंगे आप। और ये कमांड एग्जीक्यूट होते के साथ ही सबसे पहले आपके सिस्टम के अंदर दोनों ये
ये वाली डॉकर की इमेज डाउनलोड होंगी और उसके बाद में ये ऑटोमेटिकली रन हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, मैं करता हूँ क्लिक, अब देखते हैं क्या होता है। दोस्तों देखो, ये मेरे सिस्टम के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी ये वाली इमेज है तो उसको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे, ये डायरेक्टली मेरे कंटेनर रन हो गए। आपके सिस्टम में सबसे पहले इमेज डाउनलोड होंगी और फिर ये चलेंगी। तो दोस्तों अब हमारे सिस्टम के अंदर वेक्टर डेटाबेस आ चुका है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, अपने डेटा को स्टोर करना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमने किस तरीके से क्या किया, अपने डॉकर कंपोज फाइल को यूज करके दोनों के दोनों कंटेनर चला दिए। अब हमारे कंटेनर रन हो रहे हैं इस वाली टर्मिनल में। तो मैंने क्या किया, एक और टर्मिनल ओपन कर ली। तो हम अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर स्टार्ट करेंगे अपने डेटा को इंजेस्ट करना। लेकिन दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हमारे जो ओपन सर्च का ये डॉकर कंटेनर है, मतलब जो वेक्टर डेटाबेस का हमारा कंटेनर है, ये रन तो कर रहा है, लेकिन हमें अब इसका पाइथन कोड लिखना पड़ेगा जिसके थ्रू हम ये वाला कंटेनर को एक्सेस कर सकें। ठीक है, तो अब क्या है, अब यह है ओपन सर्च वेक्टर डेटाबेस। तो अब हम सबसे पहले इसका पाइथन में क्लाइंट यूज कर लेते हैं, क्लाइंट को इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो हम जाएंगे सबसे पहले अपने फोल्डर के अंदर और यहाँ पर अपना क्या करेंगे, एक अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट कर लेते हैं, सोर्स VNV बिन और एक्टिवेट। ठीक है दोस्तों, ये हमारा इससे हमारा हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया है। अब हम क्या करना है, इसके अंदर हमें इंस्टॉल करना है। अब देखो, हमें अपना ये हमारा वेक्टर डेटाबेस, इसको एक्सेस करना है। तो इसे एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका पाइथन का मॉड्यूल इंस्टॉल करना पड़ेगा ताकि वो उसको एज अ क्लाइंट हम यूज कर सके इस डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक काम करते हैं, पिप से इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, पिप इंस्टॉल ओपन सर्च py। ठीक है, ये हमारा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो हम क्या करेंगे, अब हम इस वाले पैकेज को यूज करके अब क्या करेंगे, क्लाइंट को एक्सेस करेंगे। तो दोस्तों अब देखो, हमने क्या, ये ऑलरेडी हमारा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, क्लाइंट बनाएंगे इसका। दोस्तों मैंने इसका क्लाइंट ऑलरेडी बना लिया है। तो देखो, इसके अंदर बेसिकली सिंपल कोड है, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। दोस्तों देखो, अभी क्या है, एक फंक्शन बनाया मैंने ओपन सर्च py, ये सेम मॉड्यूल है जो हमने अभी इंस्टॉल किया है। इसमें से हम क्या करेंगे, इसको यूज करके हम अपना क्लाइंट बनाएंगे। तो दोस्तों देखो, इस तरीके से क्लाइंट बनता है। आप अगर ध्यान से कोड देखो ना ये वाला, तो दोस्तों देखो, इसमें इस तरीके से कोड बनता है, ये क्लाइंट बनता है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें अंदर ओपन सर्च, अब हमने होस्ट के अंदर होस्ट डाल दिया। होस्ट क्या है हमारा, होस्ट रहेगा हमारा लोकल होस्ट। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो हमने ये वाला जो एप्लीकेशन है, हमने इसको चलाया अपने लोकल होस्ट सिस्टम में। तो हम क्या होस्ट डाल देंगे, लोकल होस्ट। और पोर्ट क्या होगा हमारा, पोर्ट हमारा ये वाला होगा। दोस्तों देखो, हमने 2 पोर्ट इसके अंदर मैप किए हैं। तो इन दोनों पोर्ट को ही हम यूज करेंगे अपने उसके लिए। तो हमारा जो ओपन सर्च जो वेक्टर डेटाबेस है वो चल रहा है 9200 पोर्ट पे। तो हम इस तरीके से होस्ट और पोर्ट यूजर से लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम क्लाइंट बना लेंगे अपना, हम ओपन सर्च से क्लाइंट बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, बस यही कोड है इसमें मेन है। आप आगे कोड को इग्नोर कर दो, ये तो सभी चीज कॉस्मेटिक है, फालतू की। बस आप मेन कोड ये देखो कि हमने कुछ नहीं किया, हमने पैकेज में से ओपन सर्च को इंपोर्ट किया और बस ओपन सर्च का क्लाइंट बना लिया। जब हम इस वाले फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमें ये वाला क्लाइंट रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब चलो फिर अगर आप फिर भी देख लेते हैं कि इसमें क्या है, तो दोस्तों कुछ नहीं है, बस हम ये चेक कर रहे हैं कि क्लाइंट एक बार पिंग करके देख रहा है कि क्या हमारा ओपन सर्च काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो मतलब ये बस चेक करने के लिए एक बार कि क्या हमारा डेटाबेस अप है नहीं है। आप इस कोड को इग्नोर भी कर सकते हो, मतलब ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसको हटा भी सकते हो, कोई ऐसी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर हम क्या कर रहे हैं, अब ये हमारा क्लाइंट, हम इसको रिटर्न कर देंगे। अब हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, अब ये हमारा डेटाबेस का क्लाइंट हमें रिटर्न कर देगा जहां पे भी, अब हमें पूरे कोड बेस के अंदर जहां पे भी अपने ओपन सोर्स के क्लाइंट की जरूरत पड़ेगी, हम सिंपली इस फंक्शन को कॉल करेंगे और ये हमें क्लाइंट दे देगा। ठीक है, हमने दूसरा फंक्शन बनाया क्या दोस्तों, देखो ये वाला क्रिएट इंडेक्स इफ नॉट एग्जिस्ट। इसमें कुछ नहीं है, इसके अंदर सिर्फ एक ही लाइन के काम है कि दोस्तों अगर हमारा, मैंने जैसे आपसे पहले बताया कि हमारा जो भी टेक्स्ट कंटेंट होगा या फिर हमारी जो एम्बेडिंग होगी, हम उसको एक इंडेक्स से मैप करेंगे ताकि फास्ट रिट्रीवल हो। जिस तरीके से हमारे स्ट्रक्चर डेटाबेस के अंदर अगर हम किसी कॉलम को इंडेक्स बना दें तो उससे रिट्रीवल फास्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब जब हम एसक्यूएल की क्वेरी रन करते हैं तो बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाता है। इसी तरीके से वेक्टर डेटाबेस के अंदर भी हम ये इंडेक्स बनाते हैं ताकि हमारा रिट्रीवल फास्ट हो। तो हम क्या करेंगे, ये फंक्शन कॉल करेंगे, इसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ ये वाला ओपन सर्च का ये वाला एक लाइन पास कर देंगे और इंडेक्स का नाम दे देंगे। आप बाकी चीजें इग्नोर कर सकते हो कि क्या क्या हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो इसका बेसिकली यही है कि अगर हमारा ऑलरेडी इंडेक्स, मतलब अब इसके अंदर ये सब चीजें फालतू ही कॉस्मेटिक्स हैं, आप इसको इग्नोर कर सकते हो अभी के लिए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर एक इंडेक्स बना रहे हैं। अब इंडेक्स बनाने के लिए हमें उसका स्कीमा डिक्लेयर करना पड़ेगा ना भाई, कि हाँ ये वाला फील्ड आएगा, ये किस टाइप का होगा, ये टेक्स्ट टाइप का होगा। ठीक है, ये दूसरा वाला फील्ड होगा, ये किस टाइप का हो सकता है, इस टाइप का होगा। ये वाला मेरा वेक्टर होगा तो उसका क्या डायमेंशन होगी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम पास करते हैं अपने इंडेक्स को बनाने के लिए। बड़े ध्यान से समझते हैं दोस्तों, इसमें कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं है ये।
सिर्फ और सिर्फ हम इंडेक्स ही बना रहे हैं अपने वेक्टर डेटाबेस के अंदर। तो हम देखो दोस्तों, हमने अपने एम्बेडिंग ये वाला फंक्शन, ये हमने फंक्शन क्रिएट किया था दोस्तों, गेट एम्बेडिंग। अपने ये वाला ओलामा का मॉडल यूज करके हम क्या करते थे, इससे अपना एम्बेडिंग जनरेट करते थे 768 डायमेंशन में जो वेक्टर था। तो हमने क्या किया, इसको इस वाली फाइल के अंदर ना ओपन सोर्स क्लाइंट के अंदर रीड कर लिया, ये वाली देखो इस तरीके से, ठीक है, फ्रॉम एम्बेडिंग डॉट, ये हमने क्या कर लिया, रीड कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं है, सैंपल टेक्स्ट पास करके देख लिया एक बार, ये क्या करेगा, ये मतलब एक तरीके से मान के चलो कि प्रॉम्प्ट है ये। लेट्स अगर आप एम्बेडिंग में जाओ तो ये प्रॉम्प्ट है ये वाली, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर एक सैंपल टेक्स्ट भेज के देख लिया हमने, उसकी एक सैंपल एम्बेडिंग आ जाएगी। अब हमने क्या निकाल ली, उससे लेंथ निकाल ली। दोस्तों ये हमने क्यों किया, क्योंकि दोस्तों अब हम इंडेक्स की मैपिंग करेंगे। तो इंडेक्स की मैपिंग करने के टाइम पे हमें चाहिए कि भाई हमारे वेक्टर की कितनी डायमेंशन होनी चाहिए, जो हमारा डेंस वेक्टर होगा उसकी कितनी डायमेंशन होगी। तो दोस्तों हमें वो वाली डायमेंशन पास करनी थी, इसलिए हमने एक सैंपल क्वेरी रन करके देख ली। अब देखो इसकी मैपिंग समझते हैं, बड़ी इजी है, कुछ नहीं है इसमें, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो इसके अंदर क्या कर रहे हैं भाई, हमारी मैपिंग है, इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। प्रॉपर्टीज का मतलब ये है कि हमारे फील्ड, भाई मेरे फील्ड क्या होंगे मेरे चक के अंदर। तो मैं कह रहा हूं भाई टाइटल होगा मेरा, एक टाइटल नाम का फील्ड होगा जो मेरा टेक्स्ट टाइप का होगा। फिर मैं कह रहा हूं कि भाई मेरा एब्स्ट्रैक्ट, अगर आप कोई भी जेसन देखो, एक अगर आप जेसन मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, अगर आप जेसन देखो तो जेसन के अंदर देखो ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे फील्ड्स हैं। हमने क्या किया, ये टाइटल निकाल लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, मैपिंग के टाइम पे हम बता रहे हैं कि टाइटल मेरा टेक्स्ट टाइप का होगा। इसी तरीके से और भी फील्ड्स निकाल लिए हमने एब्स्ट्रैक्ट के अलावा, ठीक है दोस्तों। तो हमने क्या किया, टाइटल निकाल लिया, एब्स्ट्रैक्ट निकाल लिया, पब्लिकेशन डेट निकाल ली। पब्लिकेशन डेट क्यों निकाल सकते हैं दोस्तों, पब्लिकेशन डेट का एक फायदा हो सकता है, मान के चलो कि आपको बस पेटेंट वही चाहिए जो लास्ट के 6 महीने पब्लिश हुए। तो रिट्रीवल के टाइम पे आप क्या कर सकते हो, वो एक फिल्टर लगा सकते हो कि भाई पब्लिकेशन डेट में इससे आगे की होनी चाहिए, इससे पहले की नहीं होनी चाहिए। तो ये इस तरीके की मेटा डेटा आपको पहले ही सोचने पड़ेंगे कि आपको क्या क्या इंजेस्ट करना है अपने डेटाबेस के अंदर, ताकि वो फील्ड आपका काम आ सके कुछ परफॉर्म करने के लिए। मैंने क्या सोचा था कि मैंने सोचा था कि अगर हम चाहेंगे कि भाई मेरे लास्ट 6 महीने के ही बस वो आए, फिल्टर होकर आए चंक्स, तो मैं ये फील्ड यूज कर सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा पेटेंट आईडी, मैंने पेटेंट आईडी को भी मान के चल लिया कि भाई ये कीवर्ड होगा प्रॉपर, ठीक है, टेक्स्ट नहीं होगा दोस्तों। टेक्स्ट में कीवर्ड में बस ये फर्क है कि कीवर्ड हम इसी मान के चलेंगे कांस्टेंट रहेगा, इसका कोई इंट्रिंसिक मीनिंग नहीं है, बट ये कीवर्ड है, टेक्स्ट मतलब कीवर्ड है पर्टिकुलर, इसका कोई अपनी वैल्यू मतलब कुछ ऐसा ये मीनिंग डिनोट नहीं कर रहा। तो फिर पीडीएफ है, पीडीएफ का क्या है, पीडीएफ का दोस्तों देखो मैंने आपको बताया था, पीडीएफ का पाथ भी था उसके अंदर, जेसन के अंदर, तो हम पीडीएफ का पाथ भी वो कर सकते हैं। तो ये मतलब ये यूज नहीं होगा रिट्रीवल के टाइम पे। अभी क्या है, टोकन काउंट। तो दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं, जैसे कि ओपन एआई की मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है दोस्तों। एक बार आप देख लेते हैं, देखो टिक टोकन एक वो होती है जिस सॉरी टिक टोकन एक लाइब्रेरी होती है। देखो ये टिक टोकन, अभी टिक टोकन से क्या होता है, टिक टोकन से बेसिकली हम ये डिनोट मतलब चेक कर सकते हैं कि अगर हम कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट भेज रहे हैं तो उस टेक्स्ट के अंदर कितने टोकन बने, ठीक है। एक बार इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं, या फिर हम देख लेते हैं एक बार कि ये, एक मिनट मैं आपको देखता हूँ कोई ऑनलाइन, अगर टिक टोकन का कोई ऑनलाइन अगर हमें वो मिल गया प्लेटफॉर्म, एक मिनट आपको दिखाता हूँ मैं, हिंग फेस पे जाकर देखते हैं एक बार। टिक टोकन मतलब टिक टोकन से बेसिकली ये होता है कि हमने भाई अपने टेक्स्ट भेज दिया और उस टेक्स्ट में से कितने टोकन बने बेसिकली, ठीक है दोस्तों। मुझे कोई प्लेग्राउंड नहीं मिल रहा है ऐसा जहाँ पे मैं आपको दिखा सकूं कि टिक टोकन किस तरीके से काम करता है, लेकिन इसका आइडिया बेसिकली यही होता है। एक बार इसको चेक कर लेता है कि इस पे काम नहीं कर रहा। जैसे मैंने लिख दिया इसमें हेलो वर्ल्ड, जैसे मैंने ये लिख दिया टोकन, ठीक है। तो इसमें देखो इसमें क्या बता रहा है, ये मैंने 2 वर्ड इसमें लिखे हैं, तो ये 2 टोकन में दो टोकन में कन्वर्ट होगा। अगर मैं इसके अंदर कुछ भी रैंडम टेक्स्ट डाल देता, मान के चलो कि मैंने कोई टेक्स्ट उठा लिया, मान लो मैंने टेक्स्ट उठा लिया, इसको मैंने कॉपी कर लिया, और अगर मैं इसको ये चेक करूं कि भाई ये कितने टोकन बनाएगा, तो दोस्तों ये बनाएगा 18 टोकन। तो ये ओपन एआई की लाइब्रेरी है टिक टोकन, इसको यूज करके हम पता कर सकते हैं कि भाई कितने टोकन है, ठीक है दोस्तों। अब जाते हैं अपने कोड के अंदर दोबारा। तो अब देखो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा चंक बनेगा उसके अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट होगा, हम उस एब्स्ट्रैक्ट के पहले एक बार टोकन काउंट कर लेंगे। इससे फायदा ये होगा दोस्तों कि मान के चलो कि आप जो हमारे पास जो रिट्रीव चंक्स आए हैं, तो अगर उस रिट्रीव चंक को आप चाहते हो कि भाई मेरे सारे चंक का मिलाकर मैक्सिमम इतने टोकन होने चाहिए, ताकि आपके कॉन्टेक्स्ट लेंथ से ज्यादा टोकन ना हम भेजने की जरूरत पड़े अपने मॉडल के अंदर। तो आप क्या करोगे, एब्स्ट्रैक्ट के अंदर जो भी टेक्स्ट है उसके कितने टोकन बने, तो उस टोकन को आप क्या करोगे, टोकन काउंट के अंदर स्टोर कर दोगे इसके अंदर ही, चंक के अंदर। और जब हमारे पास रिट्रीव चंक होकर आएंगे तो हम क्या कर लेंगे, एक बार सारे के सारे टोकन का सम कर लेंगे और ये चेक कर लेंगे क्या वो उस लिमिट से कम है नहीं है, ठीक है। ये दोस्तों सब चीजें थोड़ी कॉस्मेटिक है, मतलब आप इसको अभी के लिए इग्नोर भी कर सकते हो। अब दोस्तों हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड है एम्बेडिंग। अब एम्बेडिंग नाम का फील्ड होगा जो कि हमारा डेंस वेक्टर होगा, ठीक है। ये क्या है, ये KNN वेक्टर है, ठीक है।
ये केनन वेक्टर है, इसकी डायमेंशन ये होगी। इसके अलावा हम ये हमारी सेटिंग्स है, ठीक है। तो हमारी क्या है कि भाई केन है, केन का मतलब होता है के नियरेस्ट नेबर, और ये हम जिसके अंदर मैट्रिक यूज करेंगे अपने वेक्टर को कंपेयर करने के लिए, वो यूज करेंगे हम कोसाइन सिमिलैरिटी। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये क्या बना देगा, ये हमारा एक इंडेक्स क्रिएट कर देगा। दोस्तों अब हमारे पास क्लाइंट भी आ गया और इंडेक्स भी हमने क्रिएट कर लिया। अब एक बार इसको रन करके देख लेंगे हम कि किस तरीके से रन होता है। तो दोस्तों अभी तक आप देख चुके हैं कि सबसे पहले हमने सर्प एपीआई यूज करके जेसन फाइल में डेटा स्टोर करा दिया। उसके बाद में हमने एक एक करके फाइल पे आइटरेट करके हमने क्या देखा कि किस तरीके से हम उसमें एब्स्ट्रैक्ट निकाल सकते हैं। अब हम बाकी चीजों को एक साथ मर्ज करके देख लेते हैं। उसके बाद में आपने ये देखा कि हम एम्बेडिंग कैसे जनरेट कर सकते हैं इस फंक्शन को यूज करके यूजिंग ओलामा, ठीक है। उसके बाद में आपने ये देखा कि हम अपना ओपन सोर्स का क्लाइंट किस तरीके से बनाएंगे और किस तरीके से हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे कि इंडेक्स तक अगर हमारा इंडेक्स ऑलरेडी नहीं है बना हुआ तो उसका इंडेक्स बन जाए। ये दोस्तों ये सब चीज आप अभी तक आप देख चुके हो। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना इंजेक्शन स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों इंजेक्शन के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि अब हमारे पास अब हमने अपना फंक्शन डिजाइन किया, इस फंक्शन के अंदर क्या क्या हम कर रहे हैं एक बार वो देख लेंगे और फिर हम अपना एजेंटिक रैक का डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों हमारे पास डेटा आ चुका है ऑलरेडी, हमें क्या उसमें फील्ड निकालने हैं वो भी सब पता है हमें। हमारे पास ओपन सोर्स का क्लाइंट भी बन चुका है। अब हमने एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर हम क्या करेंगे, डायरेक्टरी का पाथ। इस डायरेक्टरी के पाथ के अंदर बेसिकली हम अपने फोल्डर का पाथ डालेंगे जिसके अंदर हमारी जेसन स्टोर्ड है। तो ये क्या करेगा, जिस तरीके से हमने पहले किया था, हम क्या करेंगे सारी की सारी फाइल को लिस्ट कर लेंगे और उस फाइल पर हम क्या करेंगे, आइटरेट करेंगे। तो आइटरेट करने के लिए क्या होगा कि जो भी डॉट जेसन फाइल होगी हम उस फाइल को रीड कर लेंगे, उसे मतलब ओपन कर लेंगे और उसका सारा का सारा कंटेंट रीड कर लेंगे। अब ये वाले फील्ड्स हैं दोस्तों, हमने सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट निकाला था अपने मतलब जो भी हम बस हमने पहले एब्स्ट्रैक्ट को निकाल के प्रिंट किया था, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं और भी फील्ड्स निकाल रहे हैं। जैसे कि मैंने इसमें से टाइटल भी निकाल लिया, पीडीएफ की लिंक भी निकाल लिया, पब्लिकेशन डेट, और इसके अलावा मैंने क्या किया, देखो दोस्तों ये टिक टोकन, ये वही लाइब्रेरी है जिसका आपको प्लेग्राउंड दिखा रहा था ना, ये वाला। ये क्या है, देखो जो भी टेक्स्ट है उसको हमने टोकन में कितने टोकन बने, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको एक हम टिक टोकन की लाइब्रेरी को यूज करके भी कर सकते हैं। टिक टोकन की लाइब्रेरी ये टिक टोकन की लाइब्रेरी ओपन एआई ने बनाई थी। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर जो भी हमारा टेक्स्ट है, देखो ये रहा हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्या है, इस तरीके से हम टेक्स्ट पास करते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर एनकोडिंग यूज करेगा, मतलब जो जीपीटी 3.5 ने एनकोडिंग यूज करी है कि हाँ भाई कितने टोकन काउंट हो, तो वही इनकोडिंग हम यूज करेंगे यहाँ पर, और इस तरीके से हम क्या उसके अंदर भेज देंगे, टेक्स्ट पास कर देंगे। ये क्या दे देगा, हमें टोकन काउंट दे देगा कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के कितने टोकन है। और दोस्तों ये गेट एम्बेडिंग सेम वही फंक्शन है जो आप बहुत बार देख चुका हो, ये फंक्शन। इस फंक्शन के अंदर हम टेक्स्ट पास करेंगे, टेक्स्ट क्या है हमारा एब्स्ट्रैक्ट, ये इसकी एम्बेडिंग बना के दे देगा। एम्बेडिंग क्या है हमारा, एम्बेडिंग है हमारा 768 डायमेंशन का एक डेंस वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। और ये क्या करेंगे हम, चंक्स नाम की हमने जो लिस्ट बनाई हुई है उसके अंदर हम इस तरीके से हर चंक की क्या कर देंगे, हम डिक्शनरी की फॉर्म में उसको स्टोर करते चले जाएंगे, अपेंड करते चले जाएंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से बस ये क्या हुआ, ये हमारी चंकिंग होगी। चंकिंग के अंदर हमने सारी की सारी अपने टेक्स्ट के फील्ड और अपनी जो हमारी डेट वाली फील्ड थी, पब्लिकेशन डेट, उसको भी स्टोर कर लिया। साथ में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारी एम्बेडिंग वाला फील्ड। एम्बेडिंग वाले फील्ड को भी हमने इस तरीके से बना लिया और हमारे पास चंक की बहुत बड़ी एक लिस्ट बन गई जिसके अंदर सब चीजें हैं। अब हम क्या करेंगे, अब दूसरा फंक्शन हमने बनाया क्या, इंडेक्स का। अब देखो दोस्तों इंडेक्स का मतलब ये है कि बेसिकली हम क्लाइंट, ओपन सोर्स का क्लाइंट को यूज करके हम क्या कर रहे हैं, वो वाला डेटा उसके अंदर स्टोर कर रहे हैं अपने डेटाबेस के अंदर। तो ये इसके अंदर कुछ नहीं है, उसके अंदर 3 पैरामीटर ले रहे हैं। एक तो क्लाइंट है, क्लाइंट के मतलब तो वही है हमारा ओपन सोर्स का क्लाइंट। दूसरा है हमारा इंडेक्स का नेम। अब दोस्तों जो भी हम इंडेक्स हम बनाएंगे इंजेक्शन के टाइम पे, उसका इंडेक्स का नाम क्या होगा, ठीक है। और इंडेक्स का नाम के बाद में क्या है, ये पेटेंट डेटा। पेटेंट डेटा का मतलब ये है कि जो ये वाली जो पूरी बड़ी की बड़ी लिस्ट बन जाएगी ना, उस लिस्ट का उसके लिस्ट को हम एज इट इज भेज देंगे। और देखो इस तरीके से हम कर रहे हैं। अब देखो हम कर क्या रहे हैं दोस्तों, हमने फॉर लूप लगाया और एक एक करके सारी की सारी ये जो हमारी लिस्ट थी उसमें से हम डिक्शनरी को रीड कर रहे हैं और इस तरीके से उस इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग हम सेव करा रहे हैं। तो दोस्तों अगर हम इसको लोकली रन करके देख लेंगे एक बार, मैंने कोड एडिट करा है और इसमें ये नहीं पता कि कोई एरर है नहीं, एक बार हम रन करके देख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, देखो दोस्तों ये तो हमारे डायरेक्टरी का पाथ होगा जिसके अंदर हमारे सारे के सारे जेसन स्टोर्ड है। ये हमारा होस्ट हो गया। होस्ट क्या है, हमारा कंटेनर हमारे सिस्टम के अंदर चल रहा है, तो मैंने क्या कर दिया, लोकल होस्ट, उसका आईपी एड्रेस डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये पोर्ट है, पोर्ट मैंने दोस्तों आपको बताया था, अगर आप डॉकर कंपोज फाइल के अंदर जाओ तो ये वाला पोर्ट है जिस पोर्ट पे मेरा ओपन सर्च का मेरा ये चल रहा है कंटेनर, ठीक है। तो ये मेरा पोर्ट हो गया। हमने क्या किया, सबसे पहले ओपन सर्च का क्लाइंट को रीड कर लिया। हमने अभी देखा है बिल्कुल, अगर हम इसके अंदर जाओ फंक्शन के अंदर
तो हमने अभी देखा है कि हम ये वाला क्लाइंट, ओपन सर्च का क्लाइंट इस तरीके से बनाते हैं। क्लाइंट आ गया हमारे पास, ये हमारा इंडेक्स का नेम हो गया, ये मैंने पेटेंट्स ये इंडेक्स का नाम बना लिया, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, क्रिएट इंडेक्स इफ नॉट एग्जिस्ट। दोस्तों ये वही वाला फंक्शन है जिसमें हम क्या करेंगे, अपना इंडेक्स को क्रिएट करेंगे, उसकी मैपिंग करेंगे और फिर इंडेक्स क्रिएट कर देंगे। हमने बिल्कुल अभी अभी ये फंक्शन अभी देखा है, ठीक है। इसमें हमने यही किया था बस कि ये इस तरीके की मैपिंग कर दी थी और यहाँ पर हमने इंडेक्स क्रिएट कर दिया था। जाते हैं अपने, अब ये दोस्तों ये सब चीज़ हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब ये वाला लोड पेटेंट फाइल डेटा, ठीक है, ये हमने फंक्शन अभी बनाया है इसी फाइल के अंदर। इसमें क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्टरी का पाथ भेज रहे हैं बस। अब हमारी डायरेक्टरी के अंदर बहुत सारी जेसन फाइल है, तो हम क्या करेंगे, एक एक जेसन फाइल को रीड करेंगे और इस तरीके के चंक बनाते रहेंगे। ये वाला फंक्शन हमने भी देखा था ना, लोड पेटेंट डेटा, यही फंक्शन है, ठीक है। तो पेटेंट डेटा बेसिकली क्या होगा, ये जो वेरिएबल है पेटेंट डेटा, इसमें बेसिकली क्या होगा कि ये जो चंक्स की हमने जो यहाँ पर बनाई थी ना लिस्ट, तो ये लिस्ट ऑफ डिक्शनरी मिल जाएगी हमें। तो ये पेटेंट डेटा के अंदर सारे के सारे चंक की डिक्शनरी होगी, जिसके अंदर टेक्स्ट कंटेंट भी होगा, मेटा डेटा भी होगा और एम्बेडिंग भी होगी। और फिर हम ये क्या करेंगे, ये पेटेंट डेटा, इस पेटेंट डेटा को बेसिकली ये तो सिर्फ प्रिंट करने के लिए, हम इसको हटा भी सकते हैं, मतलब कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। तो ये पेटेंट डेटा हमारे पास आ गया। अब हम पेटेंट डेटा को क्या करेंगे, इस पेटेंट डेटा को हम इस वाले फंक्शन के अंदर भेज देंगे, इंसर्ट पेटेंट डेटा। तो ये क्या करेगा, देखो क्लाइंट हमने एज इट इज भेज दिया, और क्लाइंट ये रहा हमारा क्लाइंट। और हम क्या कर रहे हैं, इंडेक्स का नेम भी भेज दिया, इंडेक्स का नेम कॉन्स्टेंट रहेगा और ये पेटेंट डेटा हमारी होगी लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। तो दोस्तों जैसे ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, सारा का सारा डेटा हमारे वेक्टर डेटाबेस के अंदर चला जाएगा, ठीक है। एक बार इसको चला कर देख लेते हैं, कोई एरर तो नहीं आ रही। ये है, इसका फाइल का नाम है ingestion.py, ठीक है। तो मैं करता हूँ, सबसे पहले इसको क्लियर करते हैं। यहाँ लिखा हुआ python3 ingestion.py, ठीक है। दोस्तों देखो इसने क्या किया, ये देखो ये सभी चीज़ें प्रिंट कर रहा है। तो अब क्या हो रहा है, अब देखो ये इसने इंडेक्स भी बना दिया मेरा पेटेंट नाम का। अब इंटरनली क्या हो रहा है, एक एक फाइल रीड हो रही है, उसके चंक बन रहे हैं, और चंक बनने के बाद में क्या हो रहा है, एम्बेडिंग क्रिएट हो रही है। एम्बेडिंग क्रिएट होने के बाद में क्या हो रहा है, टोकन काउंट आ रहा है। टोकन काउंट के बाद में हम उसका पूरा का पूरा एक चंक बना के हमने क्या कर दिया, डेटाबेस के अंदर स्टोर करने स्टार्ट कर दिए। तो ये सारी की सारी प्रोसेसिंग इंटरनली हो रही है, ठीक है। जब हमारा का सारा डेटा इंडेक्स हो जाएगा तब हमें चल जाएगा पता। तो दोस्तों देखो हमारे पास आ चुका है रिजल्ट। आप देखो क्या आया इसके अंदर, लोडेड 20 पेटेंट्स फ्रॉम रिजल्ट्स। तो देखो दोस्तों, देखो हमारे पास क्या थे, हमारी जो रिजल्ट्स नाम की डायरेक्टरी है उसके अंदर 20 पेटेंट्स का हमारे पास डेटा है। हमने क्या किया, उसमें डायरेक्टरी से सारे के सारे पेटेंट्स के एब्स्ट्रैक्ट निकाल के अपने चंक बना के स्टोर कर दी। तो अब दोस्तों, अब आप देख चुके हैं कि किस तरीके से हमने अपना डेटा को इंजेस्ट किया। हम सारी चीजें ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब हम एक इंपॉर्टेंट चीज कवर करेंगे, वो है वेक्टर डेटाबेस की कैपेबिलिटी। दोस्तों देखो, जब हम वेक्टर डेटाबेस के अंदर डेटा को स्टोर करते हैं तो हमने ये देखा कि इसका एक ही मतलब तरीका यही होता है, स्टैंडर्ड तरीका है कि हम इंडेक्स की मैपिंग करते हैं। इंडेक्स की मैपिंग करने के बाद में हम अपना डेटा को इंजेस्ट कर देते हैं। अभी हमारा सारा का सारा डेटा स्टोर हो गया। लेकिन दोस्तों, डेटा को रिट्रीव करने के 3 तरीके होते हैं, और तीनों तरीके को हम मतलब डिटेल में समझेंगे और फिर उसको हम इंप्लीमेंट भी करेंगे कोड में। तो दोस्तों देखो, सबसे पहला तरीका क्या होता है दोस्तों, हमारे जो आपने देखा होगा कि जो हमारी चंक के प्रॉपर्टीज है उसके अंदर हमारे टेक्स्ट टाइप के कॉलम में है, उसके अंदर क्या है, वेक्टर टाइप के भी कॉलम है। तो दोस्तों देखो, अब हम क्या कर सकते हैं, या तो हम अपने जो हमारी यूजर क्वेरी है, हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटाबेस से क्या कर सकते हैं कि टेक्स्ट को यूज कर सकते हैं कि जो हमारी यूजर की क्वेरी है उस यूजर क्वेरी को हम अपने डेटाबेस के अंदर भेजें और उससे रिलेटेड जो भी उससे रिलेटेड चंक्स हैं वो सारे के सारे चंक हमें मिल जाए। दोस्तों एक तो ये तरीका है। तो ये हो गया हमारा कीवर्ड बेस्ड सर्च, ठीक है। तो कीवर्ड को यूज करेंगे हम, और कीवर्ड के करस्पॉन्डिंग जो भी हमारे डेटाबेस के अंदर चंक्स हैं इस वाले फील्ड में, हम क्या करेंगे, उस वाले चंक्स को रिट्रीव कर लेंगे। दोस्तों इस वाले पर्टिकुलर मैकेनिज्म को, मतलब इसके लिए हम क्या करते हैं, टेक्स्ट मैचिंग एल्गोरिथम यूज करते हैं। डेटाबेस की इंटरनल कैपेबिलिटी होती है, हमें इसके बारे में कोई मतलब ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। उसके अंदर क्या होता है, बहुत फास्ट रिट्रीवल के लिए वो ये जो डेटाबेस होता है, मतलब अगर स्पेसिफिकली मैं ओपन सर्च की बात भी करूं तो ओपन सर्च हो या फिर इलास्टिक सर्च हो, ये डेटाबेसिस अपाची ल्यूसिन के ऊपर बने हैं, जो बहुत ही फास्ट रिट्रीवल के लिए डिजाइन किए गए हैं टेक्स्ट के। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को एक मेथड तो मैंने आपको बताया कि हम टेक्स्ट के कीवर्ड को यूज करके रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये इंटरनली यूज करेगा टेक्स्ट मैचिंग एल्गोरिथम। दूसरा तरीका ये होता है दोस्तों, जो मैंने आपको समझाया था कोसाइन सिमिलैरिटी वाला, ये वाला, ठीक है। तो ये इसमें क्या करेंगे हम, जो हमारे सारे चंक के मतलब जो हमारे सारे चंक्स की एम्बेडिंग है, उस एम्बेडिंग के करस्पॉन्डिंग मतलब वे सारी एम्बेडिंग तो हमारे पास ऑलरेडी है। हम क्या करेंगे, जो यूजर की क्वेरी है, यूजर की क्वेरी की पहले एम्बेडिंग बनाएंगे
और एम्बेडिंग बनाने के बाद में अपने वेक्टर डेटाबेस से मतलब उससे जो सिमिलर चंक्स होंगे उसको रिट्रीव कर लेंगे। तीसरा तरीका ये होता है कि हम उसके अंदर तीनों कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका मैंने कोड ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है। अब देखो तीनों मेथड को हम कोड के अंदर इंप्लीमेंट करके समझेंगे। सबसे पहला है कीवर्ड सर्च। दोस्तों हमारी यूजर क्वेरी है, यूजर क्वेरी हमारी कुछ भी हो सकती है, हमारे पास नॉलेज बेस ऑलरेडी हमारी प्रिपेयर्ड हो चुका, जो मतलब हमारा डेटाबेस है। तो हम क्या करेंगे, यूजर क्वेरी है हमारी, सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने ओपन सर्च का क्लाइंट को इनिशिएट करेंगे। दोस्तों ये मैंने आपको पहले बताया था कि जहां पे भी हमें ओपन सर्च की क्लाइंट की जरूरत पड़ेगी वहां पर हम ये वाला फंक्शन को कॉल कर लेंगे बस, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये अपना ओपन सोर्स का क्लाइंट बना लिया। ये मेरा पेटेंट का नाम है। अगर आपने देखा होगा कि हमने इंजेक्शन करने के टाइम पे भी ये इंडेक्स का जो मेरा मतलब इंडेक्स का नेम था वो पेटेंट्स था, यही अब सब जगह यूज होगा। ये मेरा इंडेक्स होगा, ये होगा मेरा क्लाइंट। अब दोस्तों देखो ये क्या है, ये मेरी सर्च की क्वेरी है। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मैंने टॉप के का मतलब ये है कि मेरे को भाई मैक्सिमम कितने रिजल्ट चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास बाय डिफॉल्ट 20 रिजल्ट तो आ जाएंगे अगर इसके अंदर होंगे सिलेक्टेड, ठीक है। उसके बाद में क्या है, ये है मेरी क्वेरी। अब देखो इस क्वेरी के अंदर क्या कर रहे हैं, अब हमारा जो हमने इंडेक्स बनाया था, इंडेक्स के नेम पे क्या किया था, ये एब्स्ट्रैक्ट नाम की एक प्रॉपर्टी थी, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये रहा, ठीक है। ये एब्स्ट्रैक्ट नाम की मेरी क्या है, प्रॉपर्टी है टेक्स्ट टाइप की। तो मैंने क्या किया, जो मेरा एब्स्ट्रैक्ट है, जो मेरी यूजर क्वेरी है, अगर वो उससे मैच हो रही है तो वो रिटर्न कर दे, ठीक है। और सोर्स में हम वो चीज डालते हैं जो हमें रिजल्ट में रिटर्न करनी है। तो अगर मेरी टेक्स्ट क्वेरी अगर एब्स्ट्रैक्ट से मैच हो रही है तो हम हर चंक के करस्पॉन्डिंग टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, पब्लिकेशन डेट और पेटेंट आईडी को रिटर्न कर देंगे, ठीक है दोस्तों। ये हो गया मेरा कीवर्ड सर्च। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं आ गया अपने यहाँ पर। तो दोस्तों देखो, मान के चलो मेरी क्वेरी ये है, मैंने क्या किया, ये मेरी क्वेरी है, ये मतलब एक तरीके से मेरी कीवर्ड होगी, यूजर क्वेरी होगी। अब मैं क्या करता हूँ, अपने सबसे पहले कीवर्ड बेस्ड रिट्रीवल करता हूँ, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये वाली क्वेरी को एज इट इज पास कर दिया कीवर्ड सर्च के अंदर, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको हमने प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो मैं करता हूँ, जाता हूँ अपने टर्मिनल के अंदर, करता हूँ क्या, पाइथन, फाइल का नाम क्या है, पेटेंट सर्च अंडरस्कोर टूल्स सर्च, ठीक है। दोस्तों देखो ये क्या आया, ये सारे का सारे उसने क्या कहते हैं, चंक्स रिटर्न कर दिए। अब एक चंक को देखते हैं ध्यान से, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे अपना कोड एग्जीक्यूट किया था। अब देखो क्या है, ये मेरा एक चंक है जो रिटर्न होकर आया है। दोस्तों इसके अंदर देखो क्या क्या है, ध्यान से देखो। इंडेक्स तो मेरा पेटेंट्स ही है। ये है मेरे चंक की आईडी, जो मेरा डेटाबेस के अंदर चंक्स स्टोर हो रहे हैं ना, ये उसकी पर्टिकुलर आईडी है। ये है उसकी मैचिंग स्कोर, कि भाई जो मैंने अपना यूजर क्वेरी दी थी, वो यूजर क्वेरी इस वाले पर्टिकुलर चंक के एब्स्ट्रैक्ट से कितनी मैच हो रही है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में ये है सोर्स। देखो सोर्स ये है बेसिकली जो रिजल्ट है हमारा। तो दोस्तों इसके अंदर क्या क्या है, देखो पेटेंट आईडी है, जो हमने रिक्वेस्ट किया था कि भाई पेटेंट मिलनी, हमें तो पेटेंट आईडी मिलनी चाहिए रिजल्ट में। तो हमें पेटेंट आईडी मिल गई है, हमें और किसके अलावा टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट भी मिलेगा और पब्लिकेशन डेट भी, ठीक है। तो हमने क्या किया, पेटेंट आईडी तो हमारी ये रही और ये पब्लिकेशन डेट भी मिल गई। ये रहा दोस्तों देखो एब्स्ट्रैक्ट। अब हम क्या कर सकते हैं, इस एब्स्ट्रैक्ट को यूज कर सकते हैं अपने मतलब फाइनल प्रॉम्प्ट के अंदर, इसको डाल सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट को, और ये उसका फाइनल हम रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं। और ये हो गया हमारा टाइटल उसका, ठीक है। इसी तरीके से आप सारे देख लो, ये सारे के सारे चंक्स हैं जो हमारे वेक्टर डेटाबेस से आए हैं। और लेकिन इस चंक्स को रिट्रीव करने के लिए हमने किसी भी वेक्टर का यूज नहीं किया, हमने क्या यूज किया है, कीवर्ड का यूज किया है। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे वेक्टर सर्च, ठीक है। तो वेक्टर सर्च के लिए क्या करेंगे, अब हम यूज करेंगे अपना दूसरा फंक्शन। तो दोस्तों मैंने दूसरा फंक्शन बनाया सिमेंटिक सर्च। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो यूजर क्वेरी है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूजर क्वेरी की कंबाइनिंग बना लेंगे, ठीक है दोस्तों। जिस तरीके से मैंने आपको कोसाइन सिमिलरिटी स्कोर कैलकुलेट करके बताया था ना अपने आईपैड में, उस तरीके से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी एम्बेडिंग बना लेंगे, और ये एम्बेडिंग हम भेजेंगे अपनी यूजर क्वेरी के अंदर। देखो दोस्तों इन दोनों की यूजर क्वेरी में फर्क है। इसकी यूजर क्वेरी में क्या भेज रहे थे हम, टेक्स्ट भेज रहे थे, ठीक है। टेक्स्ट के लिए क्या था, मैच टाइप यूज कर रहे थे हम क्वेरी में, और ये वाला फील्ड यूज कर रहे, मतलब ये वाले फील्ड्स के टेक्स्ट से मैच कर रहे थे अपनी यूजर क्वेरी को। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हमारी क्वेरी के अंदर है क्या, KNN का मतलब के नियरेस्ट नेबर। उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एम्बेडिंग क्या है भाई, एम्बेडिंग मेरा फील्ड का प्रॉपर्टी का नेम है, जो मैंने यहाँ पे मैपिंग की थी ओपन सर्च के अंदर। देखो ये एम्बेडिंग, ठीक है। तो एम्बेडिंग के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, ये अपनी क्वेरी एम्बेडिंग, जो मेरी क्वेरी एम्बेडिंग है, मतलब जो मेरी यूजर की क्वेरी है, उस क्वेरी के मैंने एम्बेडिंग बना ली और एम्बेडिंग को मैंने भेज दिया एज अ वेक्टर, ठीक है। और मैंने यहाँ इसको बोल दिया कि मेरे को जो टॉप के रिजल्ट है ना, जो टॉप के रिजल्ट है उसको रिटर्न कर दो। तो ये जो भी ये मेरी क्वेरी होगी, इसको एग्जीक्यूट करने के बाद में हमें सोर्स में क्या क्या मिलेगा, ये चीज मिलेगी जो हमने पहले रिटर्न की थी, वही चीज मिलेगी हमें, ठीक है दोस्तों। हमने क्या किया, वही अपने ओपन सोर्स का क्लाइंट को यूज करा, देखो यहाँ पे ये रहा, और उसको इंडेक्स नेम इंडेक्स पास कर दिया और क्वेरी भेज दी,
और जो भी रिजल्ट होगा वो उसको रिटर्न कर देगा। दोस्तों अब हम क्या करते हैं, वेक्टर बेस्ड रिट्रीवल करते हैं। ठीक है, हम जाते हैं यहाँ पे, इसको पहले हम कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, हम यहाँ करते हैं सिमेंटिक सर्च का मतलब यही होता है, सिमेंटिक का मतलब यही होता है कि जो हमारा वेक्टर है वो सिमेंटिक रिजल्ट रिटर्न करे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये है हमारा वेक्टर बेस्ड रिट्रीवल, जो रिजल्ट होगा उसको प्रिंट कर देंगे हम। तो हम फिर दोबारा फंक्शन रिटर्न चलाते हैं। तो दोस्तों देखो, अब इसने ये वाले सारे के सारे चंक्स रिटर्न कर दिए। अब देखो इसके अंदर फिर वही बात है, इसके अंदर क्या क्या है, वही सब चीजें आएंगी। इंडेक्स है मेरा, ये इंडेक्स का नाम सेम रहेगा, ये मेरी चंक की आईडी है। दोस्तों ये है मेरा क्या, उसका फिर वही मतलब जो भी उसका रिलीवेंसी या फिर मैचिंग स्कोर होगा, ये वो आ गया। सोर्स के अंदर वो चीजें आएंगी जो मतलब जो भी इसमें मेंशन की हुई है कोड के अंदर, कि भाई मुझे सोर्स के अंदर ये चाहिए, मतलब रिजल्ट में जो चाहिए वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। तो दोस्तों देखो इस तरीके से आ गया। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप ये देख सकते हो कि भाई मेरे फर्स्ट नंबर पे, जो फर्स्ट नंबर पे मेरा चंक है, वो कीवर्ड के केस में क्या आया था और वेक्टर केस में क्या आया है। तो आप इस तरीके से कोई भी मतलब छोटे छोटे ये एनालिसिस कर सकते हो आप, कि भाई दूसरे नंबर पे मेरा कौन सा यहाँ पर आया है, ये वाला चंक, तो मैं दूसरे नंबर पे उसका टेक्स्ट क्या आता है और उसका टेक्स्ट क्या है। तो आप इस तरीके की ये एनालिसिस कर सकते हो। अब दोस्तों हम तीसरा और जो सबसे ज्यादा वाइडली यूज होता है, हम अब उस वाले रिट्रीवल मैकेनिज्म पे जाएंगे, इसको बोलते हैं हाइब्रिड सर्च। दोस्तों इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम कीवर्ड मैचिंग भी करेंगे और वेक्टर से रिट्रीवल भी करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया, सेम वही किया। दोस्तों क्लाइंट को इनिशिएट कर लिया, उसके बाद में हमने क्या किया, जो हमारी यूजर की क्वेरी है उस क्वेरी की क्या कर लिया हमने, एम्बेडिंग बना ली। ये हमने क्या किया, ये हमारी होगी जो हमारी मतलब सर्च क्वेरी है। सर्च क्वेरी के अंदर हमने क्या किया, हमने यहाँ पे क्वेरी के अंदर बूल ऐड कर लिया कि दोनों के दोनों मैच होने चाहिए। शुड मतलब दो कई तरीके होता है, एक तो शुड होता है, एक मस्ट होता है, मतलब दोनों चीजें मैच करनी चाहिए, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो क्या किया हमने, एम्बेडिंग पास कर दी यहाँ पे और यहाँ पे क्वेरी पास कर दी, और सेम बिल्कुल वही तरीका है कि हमें क्या क्या आउटपुट में चाहिए वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, अब हम इस वाले को एक बार इस वाले को रन करके देख लेते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसको रिटर्न करने के बाद में सेव कर लिया और हम इसको चलाते हैं कोड को अपने। ठीक है, ठीक है दोस्तों, हम क्या करेंगे, अब हम अपना कोड दोबारा चलाएंगे ये वाला। तो दोस्तों देखो ये आ गया हमारा रिजल्ट। तो दोस्तों इसका भी रिजल्ट बिल्कुल इसी तरीके से है, ये हमारा हाइब्रिड है। इसके अंदर देखो थोड़ा सा फर्क आएगा स्कोर में, क्योंकि इसका मैच रिलीवेंस स्कोर अलग तरीके से कैलकुलेट होता है, तो लेकिन आउटपुट में वही आएगा। तो दोस्तों अब आप क्या कर सकते हो, आप थोड़ा सा एनालिसिस करके एक बार चेक कर सकते हो कि कीवर्ड बेस्ड रिट्रीवल में क्या आया चंक, और वेक्टर में क्या आया और हाइब्रिड में क्या आया। तो दोस्तों इसके बाद में अपना स्टार्ट करेंगे अब एजेंटिक रैक। दोस्तों अब हम स्टार्ट करेंगे अपने एजेंटिक फ्रेमवर्क से। तो दोस्तों इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, एक एजेंटिक बेस्ड रैक बनाएंगे, रैक सॉल्यूशन बनाएंगे, जिसके लिए हम इसको यूज करेंगे क्यूरीआई का। तो दोस्तों मैं आपको एक बार क्यूरीआई का इंट्रोडक्शन दे देता हूं। तो दोस्तों ये क्यूरीआई एक एआई का फ्रेमवर्क है जो हम जनरली यूज करते हैं अपने चैटबॉट से या फिर कोई जेनएआई की एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। ये एक बहुत ही ज्यादा लीडिंग मल्टी एजेंट प्लेटफॉर्म है, जिसको मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनी है मोस्टली सारी यूज करती हैं अपनी मतलब एलएलएम से रिलेटेड जो भी एप्लीकेशन बनाने के लिए। अब हम क्या करेंगे, हम इस फ्रेमवर्क को यूज करके मल्टीपल एजेंट्स बनाएंगे, अलग अलग एजेंट्स की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और उसके लिए हम टूल भी डिजाइन करेंगे। तो दोस्तों एक बार हम देख लेते हैं कि क्यूरीआई बेसिकली काम कैसे करता है। तो दोस्तों देखो ये एक फ्रेमवर्क है। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट होता है एजेंट का। अब देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एजेंट बनाएंगे। एजेंट बेसिकली एक एजेंट क्या होता है, बेसिकली एक हम एलएलएम के अराउंड रैपर बनाते हैं। उस एलएलएम को हम सारी की सारी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं कि ये तुम्हारा रोल है और ये तुम्हारा गोल है और ये तुम्हारी बैक स्टोरी है। तो हम क्या करेंगे, अपने एलएलएम को एक एजेंट की तरह ट्रीट करेंगे, जिसको अपने बारे में सब कुछ पता होगा, अपने कैपेबिलिटी के बारे में पता होगा। और हम क्या करेंगे, उस एजेंट को एक्सटर्नल टूल के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो जब भी हमारे एलएलएम को कोई डेटा अलग से फैच करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल गूगल सर्च करना पड़ेगा, या फिर कोई डेटाबेस से डेटा क्वेरी करना पड़ेगा, या कहीं और किसी दूसरी तरीके से डेटा, या फिर मान लो कोई वेब स्क्रैपिंग करके डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा, तो हमारा एलएलएम इस कैपेबल होगा कि वो एक्सटर्नल टूल्स को यूज करके वो अलग से डेटा फैच कर सके और अपना रिस्पॉन्स जनरेट कर सके। तो ये तो हो गया हमारा एजेंट। हम अब क्या करेंगे, हम क्यूरीआई के अंदर क्रू बनाने के लिए हमें टास्क भी बनाने पड़ते हैं। तो टास्क अब बेसिकली क्या करते हैं, अब मतलब जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हम क्या करेंगे, टास्क का सबसे पहले डिस्क्रिप्शन जनरेट करेंगे। ठीक है, और फिर हम टास्क को ये बताएंगे कि तुम्हारा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई टेक्स्ट होना चाहिए या किसी पर्टिकुलर जेसन फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके अलावा हम क्या करेंगे, टास्क को हम जो हमने एजेंट बनाए हैं, ये वाले एजेंट बनाए हैं जो हमने ये एजेंट हम उस टास्क को दे देंगे। तो जब वो टास्क एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो वो इन एजेंट्स की हेल्प ले सकता है, और ये एजेंट क्या कर सकते हैं, टूल का यूज कर सकते हैं।
तो ये इस सभी चीजों को कॉम्बिनेशन बना के हमारा क्या बनता है, क्रू। अब क्रू आप एक ऐसा मान के चलो कि एक कॉम्बिनेशन है, मतलब एक ग्रुप है जिस ग्रुप के अंदर अलग अलग टीम मेंबर्स हैं, अलग अलग टीम मेंबर्स की अलग अलग स्पेशलिटी है, अलग अलग रोल है, अलग अलग वो मतलब अपना काम कर सकता है। तो और अगर हम एक टास्क को कंप्लीट करना चाहते हैं तो हर टीम का मतलब उस टीम के अंदर जो जो बंदा है हम उसको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर देंगे और वो बंदा अपना काम करेगा, ठीक है। और इसी तरीके से हमारा क्रू एआई का फ्रेमवर्क काम करता है। इसके अंदर हम मल्टीपल क्रू मतलब मल्टीपल एजेंट्स बना लेते हैं और वो एजेंट्स अपना अपना काम करते हैं और सारे के सारे एजेंट्स कोलैबोरेटिवली काम करते हैं। मतलब अगर एक एजेंट को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए दूसरे एजेंट से तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन को ले लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्रू एआई का ये काम करता है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इस वाले पेज के लिए हम मल्टीपल क्रूज के एजेंट्स को डिजाइन करेंगे और एजेंट्स के साथ साथ हम टास्क को डिफाइन करेंगे। तो दोस्तों मैंने ऑलरेडी इसका कोड प्रिपेयर कर लिया है, मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से हम ये करने वाले हैं। तो दोस्तों मान के चलो कि हमने एक फंक्शन बनाया क्रिएट पेटेंट एनालिसिस क्रू, ठीक है। अब आप ये मान के चलो कि इसके अंदर हम कर क्या रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सबसे पहले किया टूल्स डिक्लेयर किए। अपने टूल्स को मैं बाद में कवर करूंगा, पहले आप एक बार ये देख लो कि ये एजेंट्स और टास्क कैसे काम करते हैं, ठीक है। फिर आपको ये पता चलेगा कि हम ये टूल का यूज करके किस तरीके से अपना काम मतलब अपने रैक सिस्टम को बनाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमने एजेंट बनाया। अब इसके एजेंट का नाम देखो। अब क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके से होगा कि हमें पेटेंट का डेटा एनालाइज करना है और उसके एनालाइज करने के बाद में हमें रिकमेंड करना है कि नया प्रोडक्ट क्या डेवलप करें। तो ये बनाया हमने रिसर्च डायरेक्टर, इससे अपने एजेंट को नाम दिया रिसर्च डायरेक्टर। आप देख सकते हो उसका रोल ये है, गोल ये है और ये इसकी बैक स्टोरी है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने एक एजेंट बना लिया। अब इस पर्टिकुलरली इस रोल का मतलब ये हुआ कि ये रिसर्च डायरेक्टर है। इसका मतलब रोल का नाम भी आपको इस तरीके से डिजाइन करना चाहिए ताकि वो डिनोट करे कि हाँ कि मतलब ये एलएलएम उस चीज के लिए बहुत परफेक्ट है, ठीक है। फिर उसको हम गोल बताएंगे कि ये एलएलएम आपको ये करना है और फिर उसके बाद हम क्या करना है कि बैक स्टोरी बना देंगे उस बारे में, ठीक है। अभी हमने क्या किया है, अलाउ डेलीगेशन ट्रू। अलाउ डेलीगेशन का मतलब ये है कि ये अपना काम दूसरे एजेंट को डेलीगेट कर सकता है। और हमने क्या बनाया, एलएलएम को हमने एलएलएम दे दिया। अभी एलएलएम कहां से आया, एक बार एलएलएम देख लेते हैं। तो दोस्तों इस पेज के अंदर हम सारे के सारे ओपन सोर्स मतलब फ्री रिसोर्स यूज कर रहे हैं ये रैक बनाने के लिए, जो कि लोकली भी चल सकता है विदाउट इंटरनेट। तो दोस्तों हमने क्या किया, हमने अपना ओलामा का यूज किया। ओलामा हम ऑलरेडी यूज करते हुए आए हैं। तो हमने क्या किया, हमने अपने ओलामा का मॉडल यूज करेंगे अपना टेक्स्ट जनरेशन के लिए भी। ये जो ओलामा का एलएलएम यूज कर रहे हैं ये हमने इंपोर्ट किया है लैंगचैन लाइब्रेरी से। मैं आपको दिखा दूंगा अभी स्टार्टिंग में, देखो ये रहा, ये लैंगचैन के हमने लैंगचैन ओलामा से ये वाला इंपोर्ट कर लिया। अब दोस्तों अब आगे देखते हैं। अब देखो इसमें क्या हुआ, हमने एलएलएम डिजाइन कर लिया अपना और हम सेम एलएलएम यूज करेंगे सारे के सारे एजेंट्स में, ठीक है। तो हम ये हमारा क्या बन गया, हमारा रिसर्च डायरेक्टर बन गया। इसके बाद हमने क्या बनाया, ये बनाया हमने पेटेंट रिट्रीवर। तो ये पर्टिकुलरली जो हमारा मतलब पेटेंट को हमें रिट्रीव करना होगा अपने वेक्टर डेटाबेस से। तो हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम इस एजेंट को यूज करके उस वेक्टर डेटाबेस में से पेटेंट के डेटा को रिट्रीव कर पाए। तो दोस्तों देखो हमने इसको इसी तरीके से उसको रोल का नाम दिया। हमने दिया कि भाई तू तो पेटेंट रिट्रीवर है और उसको हमने गोल बताया कि तुम्हें फाइंड एंड रिट्रीव द मोस्ट रिलेवेंट पेटेंट रिलेटेड टू द रिसर्च एरिया। हमने उसका गोल भी बता दिया और फिर उसकी बैक स्टोरी भी दी कि यू आर ए स्पेशलाइज्ड पेटेंट रिसर्चर। इससे क्या होगा कि हमारा एलएलएम बहुत कॉन्फिडेंट रहेगा और हमारी जो भी इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड या जो भी टास्क उसको करना होगा वो कर लेगा। अब हमने दोस्तों देखो इसके पैरामीटर्स में देखो हमने क्या है, अलाउ डेलीगेशन फॉल्स। तो हमने इसको ये कहा है कि भाई तुम किसी को अपना टास्क डेलीगेट नहीं कर सकते। एलएलएम सेम ओलामा का ही मॉडल यूज करेंगे और हम यहाँ टूल्स, अब दोस्तों देखो हम टूल्स भी यूज कर रहे हैं। अब हम एक बार मैं आपको एक बार अगर आप एजेंट समझ लोगे तो फिर मैं आपको टूल्स भी बता दूंगा। तो अब इसके अलावा हमने क्या किया, 2 एजेंट्स और बनाए हैं अपने। तो ये एजेंट क्या कर रहा है, ये पेटेंट का जब एक बार आप पेटेंट का डेटा आ गया तो पेटेंट का डेटा आने के बाद में ये उसको क्या करना है, स्टार्ट करेगा, ये उसको एनालाइज करेगा कि इसके अंदर क्या ट्रेंड्स हैं, क्या पैटर्न्स हैं या फिर क्या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से फोरकास्ट करेगा कि हमें ये बनाना चाहिए, ठीक है। तो फिर ये क्या करेगा, इनोवेशन फोरकास्टर हमने एक और एजेंट बनाया। ये एजेंट क्या करेगा, ये उस वाले एनालिसिस के बेसिस पे जो डेटा एनालिस्ट हमारा हमें फाइंडिंग निकाल के देगा उसके बेसिस पे ये इनोवेशन फोरकास्टर क्या करेगा, अपने फाइनली अपना वो बताएगा कि हाँ हमें ये बनाना चाहिए। अब दोस्तों देखो अब आते हैं टूल्स पे। अब टूल्स क्या होता है दोस्तों, अब देखो, अब जैसा आपने ये देखा कि एजेंट है, ये बेसिकली एक एलएलएम की कॉलिंग ही है। लेकिन अब हमारा डेटा क्या है, हमारा डेटा है वेक्टर डेटाबेस के अंदर। तो अब हमें क्या करना है, हमें उस डेटा को रिट्रीव करना है। लेकिन उसे रिट्रीव करने के लिए कोई ना कोई तो ऐसा मैकेनिज्म हमें चाहिए ही ना कि वो वहां से डेटा निकाल सके। तो दोस्तों ये एजेंट देखो, जैसे ये वाला एजेंट है या फिर आप ये मान के चलो पेटेंट रिट्रीवर, जैसे ये वाला एजेंट है। अब इस एजेंट को जब एजेंट ये चल रहा होगा तो इस एजेंट को जरूरत पड़ेगी कि ये डेटा रिट्रीव करे हमारे वेक्टर डेटाबेस से, ठीक है। तो
उस टाइम पे क्या होगा, अब अगर हम इसको एक ऐसी मैकेनिज्म दे दें कि ये वेक्टर डेटाबेस से कनेक्ट हो सके तो इसका काम बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये टूल्स, अभी टूल्स देखो क्या है, ये टूल्स एक लिस्ट है बेसिकली। इसके अंदर हमने 3 टूल्स का नाम लिखा हुआ है दोस्तों। ये 3 टूल्स भी हमने खुद ही डिजाइन किए हैं, आप डिजाइन कर सकते हो। आप किसी भी तरीके का प्रोजेक्ट बना लो जेन एआई का, आपको जिस तरीके के टूल की जरूरत है आप उस तरीके का टूल डिजाइन करो और अपने एजेंट्स को दे दो। तो मैंने क्या किया है, मैं मान के चलो, मैं आपको तीनों टूल समझा देता हूँ एक बार। मैं एक टूल पे जाता हूँ पहले, ठीक है। तो मैं गया यहाँ पे टूल पे, ये मेरा टूल है, टूल की क्लास है, ठीक है। अब इस टूल में देखो मैंने क्या किया है, इस टूल में मैंने क्या किया है, ये मतलब ये इसका ये मेथड बनाया है मैंने, अंडरस्कोर रन। ये जब भी मैं इस टूल को कॉल करूंगा ना, जब भी ये टूल कॉल होगा तब ये वाला मेथड एग्जीक्यूट होगा। तो दोस्तों देखो इसमें क्या क्या हो रहा है। अब हम जैसे हम पहले देखते हुए आए हैं, हम इसी तरीके से इसमें करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, ओपन सर्च का क्लाइंट को इनिशिएट कर लिया, ये हमारे पास ये क्लाइंट आ गया। हमारे पास इंडेक्स का नाम भी ऑलरेडी हमें पता ही है। उसके बेसिस पे हमने क्या किया, इसके अंदर एक सर्च क्वेरी बनाई। दोस्तों ये सर्च क्वेरी बिल्कुल उसी की तरह है जिस तरीके से हमने कीवर्ड सर्च किया था। अभी आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि हमने क्या किया, 3 तरीके का सर्च किया था, हाइब्रिड सर्च, सिमेंटिक सर्च और कीवर्ड सर्च। तो दोस्तों इस केस में भी हम क्या कर रहे हैं, हमने क्वेरी बनाई जो बेसिकली टेक्स्ट बेस्ड रिट्रीवल है। आप इसके अंदर कोई भी मतलब कोई भी लॉजिक लगा सकते हो रिट्रीवल का, आप इसमें कोई सा भी सर्च मैकेनिज्म यूज कर सकते हो, कितना भी उसको मॉडिफाई कर सकते हो बेस्ड अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग एंड रिक्वायरमेंट। तो हमने क्या किया, क्वेरी, सिंपल सी क्वेरी बनाई एक टेक्स्ट बेस्ड रिट्रीवल की। ये सर्च क्वेरी क्या करेगी, इस क्लाइंट से मतलब इस क्लाइंट को यूज कर क्या करेगी, रिस्पॉन्स निकाल के दे देगी। और हम क्या कर रहे हैं, ये सारा का सारा डेटा को फॉर्मेट कर रहे हैं। और हम जो जो भी डेटा ये आएगा, ये सारा का सारा डेटा हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग बनाएंगे। मतलब ये सारा का सारा डेटा आएगा, उसको हम मतलब उसको क्या बनाएंगे, एक बहुत बड़ी स्ट्रिंग बना देंगे टेक्स्ट की, और उस टेक्स्ट को रिटर्न कर देंगे अपने एजेंट को। तो दोस्तों अब देखो, ये बाकी 2 टूल्स में भी इसी तरीके से हमने किया हुआ है। तो अब देखो इसमें क्या होगा, जैसे ही हमारे इस वाले एजेंट को जरूरत पड़ेगी कि भाई उसको उसको चंक्स रिट्रीव करने हैं वेक्टर डेटाबेस से, ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली अपने अंडरस्टैंडिंग के सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले ये देखेगा इसके पास टूल्स क्या क्या है। तो ये टूल्स में जाएगा, इसको चल जाएगा पता कि भाई मेरे पास ये टूल्स हैं, ठीक है। तो इस टूल्स के डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे, अगर आप दोस्तों ये वाला टूल देखो तो हमने क्या किया है, इसमें एक डिस्क्रिप्शन भी दिया है, सर्च फॉर पेटेंट मैचिंग अ क्वेरी। तो दोस्तों इस डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे क्या करेगा हमारा एजेंट, ये टूल कॉलिंग कर देगा, ये इंटरनली टूल कॉलिंग कर देगा इस वाले टूल की। तो ये क्या करेगा टूल, मतलब हमने सारे मेरे पास 3 ही टूल हैं और मैंने तीनों टूल सारे एजेंट्स को दे दिए। अब एजेंट अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी टूल कॉल कर सकता है, ठीक है। तो जैसे मेरा ये वाला एजेंट को जरूरत पड़ेगी डेटा रिट्रीव करने की, ये ऑटोमेटिकली इस वाले टूल को कॉल करेगा और डेटा वेक्टर डेटाबेस से सारा के सारे चंक रिट्रीव करके इसको दे देगा लाके, ठीक है। और ये बस इसका यही काम है, ठीक है, इस एजेंट का बस यही काम है। अभी क्या करेगा, जो जिसका रिजल्ट आया है, अब हमारा जो रिसर्च डायरेक्टर है वो क्या देखेगा कि भाई ठीक है भाई, पेटेंट रिट्रीवर ने हमें डेटा लाकर तो दे दिया, अब मैं इस डेटा क्या करूं। तो रिसर्च डायरेक्टर क्या करेगा, वो जो डेटा आया है उसके पास, वो क्या करेगा, अब वो डेटा देगा डेटा एनालिस्ट को कि भाई डेटा एनालिस्ट ये डेटा आया है मेरे पास और तू इसको एनालाइज करके मुझे बता कि क्या क्या चल रहा है, ठीक है। और फिर वो अपनी फाइंडिंग दे देगा, फिर दोबारा से दे देगा, और फिर हम क्या करेंगे, अब जो फाइंडिंग्स डेटा एनालिस्ट की होगी वो आएगी इसके पास, इनोवेशन फोरकास्टर के पास, और ये उसके बेसिस पे हमें रिजल्ट निकाल कर देगा। तो दोस्तों देखो, आप ये देख सकते हो कि हमने ये सारे टूल सभी एजेंट्स को दिए हुए हैं। और अगर आप ये देखो, इसमें तीसरा टूल एनालाइज पेटेंट ट्रेंड टूल, अगर आप इसके अंदर जाओ तो दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम यहां पर आके क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर एक बहुत अच्छी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करके ना, यहाँ पे एक वो बता सकते हैं कि भाई इस तरीके का पैटर्न हो तो इस तरीके का तुम फोरकास्ट करो, इस तरीके का इस तरीके का, मतलब बहुत बड़ी कुछ भी यहाँ पे बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। जैसे कि मतलब कोई भी एनएलपी से यूज करके एनालाइज करके ट्रेंड बहुत बड़ा कोई फाइंडिंग्स निकाल के दे दे। तो मैंने बस सिंपली क्या कर दिया, जो भी डेटा आया उसको बस थोड़ा सा प्रॉम्प्ट चेंज करके एज इट इज रिटर्न कर दिया। लेकिन आप यहाँ पे कोई भी बहुत बड़ा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करके बहुत ज्यादा एडवांस उसको बना सकते हो। तो अब ये क्या करेगा, देखो मेरा ये वाला होगा ना, ये इनोवेशन फोरकास्टर। अब इसको क्या करना है, इसको बेसिकली जो पेटेंट के ट्रेंड्स उसको बताना है, मतलब एनालाइज करके। तो ये टूल्स में जाएगा और टूल्स में देखेगा कि क्या इस रिलेटेड कोई मेरे पास टूल्स है क्या, तो सीखेगा कि हाँ भाई है। तो ये इस टूल को यूज करके क्या करेगा, अब अपनी जो ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, ये टूल्स को भेज देगा और टूल्स को एनालाइज करके इसको वापस दे देगा। तो दोस्तों इस तरीके से क्रू एआई का एजेंट कोलैबोरेटिवली मल्टीपल एजेंट के साथ काम करता है। ये बहुत ही एडवांस चीज है दोस्तों। आप इस चीज को, मैं कह रहा हूं, बिल्कुल आप दिल से बनाओ और इस प्रोजेक्ट में आप बहुत सारे मोटिवेशन कर करके इसके एडवांस वर्जन बनाओ। दोस्तों ये एआई एजेंट्स बिल्कुल फ्यूचर है एआई का। आप अगर एक बार एआई एजेंट्स को अच्छे से समझ लोगे तो फिर आपके लिए कुछ भी हार्ड नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों अब देखो, ये तो हमारे एजेंट्स हो गए, लेकिन अब ये एजेंट्स करेंगे क्या, ये करेंगे कि हम कुछ टास्क डिक्लेयर करेंगे और वो टास्क पे इन एजेंट्स को काम करना है। तो दोस्तों देखो, मैंने इसे टास्क 1 बनाया। मैंने बताया कि सबसे पहले भाई क्या करो, सबसे पहले तुम्हें एक रिसर्च का प्लान
रिसर्च का प्लान डिफाइन करो, उसके बाद में ये चीज फाइंड करो, ठीक है। और उसके बाद में हमने इसको बता दिया कि भाई तेरे से एक्सपेक्टेड आउटपुट हम क्या, हम हमें दोस्तों ये वाला एक्सपेक्टेड आउटपुट चाहिए कि एक तेरे पास रिसर्च का प्लान होना चाहिए जो जो बिल्कुल फोकस हो, बिल्कुल टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट से, और तू अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए ये वाला एजेंट को यूज कर सकता है। हमने एजेंट डायरेक्टली डायरेक्टर को असाइन कर दिया, मतलब इस वाले टास्क को। दूसरा टास्क ये है कि हमने क्या किया कि भाई जो भी हमारे रिसर्च का प्लान आया है, जो भी हमारे रिसर्च का प्लान बनकर आया है यहाँ से, इस प्लान के हिसाब से अपने पेटेंट्स को रिट्रीव कर, ठीक है, लास्ट 3 साल के। और मतलब यू कैन यूज सर्च पेटेंट्स, मतलब ये इस तरीके का टूल यूज कर सकता है। हमने 3 टूल बनाए थे, 3 में से स्टार्टिंग के 2 टूल ये वाले हैं, ठीक है। और तो ये वाला टूल यूज कर सकता है। और उसको ये बताया हमने कि भाई क्या 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 तेरे को कर देना है हमें, कि हमें समरी दे बना के कि टोटल नंबर ऑफ पेटेंट कितने मिले तुझे, और कि कंपनीज या फिर मेन टेक्नोलॉजिकल कैटेगरीज क्या क्या मिली। और फिर ये इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट है। आउटपुट में क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव पेटेंट रिपोर्ट चाहिए हमें, उसके अंदर सब कुछ होना चाहिए, समरी होनी चाहिए, पेटेंट के ट्रेंड्स होने चाहिए, या फिर टॉप कंपनी का एनालिसिस होना चाहिए, ये सभी चीज चाहिए हमें। और हमने इसको ये बोला कि भाई तू ये वाला एजेंट को यूज कर सकता है पेटेंट रिट्रीवर को, ठीक है। और हमने इसमें क्या कर दिया कि जो ये वाला टास्क है ना, टास्क 2, ये डिपेंडेंट है टास्क 1 के ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि भाई पहले टास्क 1 कंप्लीट होना चाहिए, तभी हम टास्क 2 कंप्लीट करेंगे। और टास्क 1 क्या है, बेसिकली ये रिसर्च प्लान देगा। जब हमारा रिसर्च प्लान ऑलरेडी बन चुका होगा तभी तो हम उसके बारे में आगे काम करेंगे। तो पहले प्लान बनाएंगे, फिर उसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब देखो हमने एक और टास्क बना रखा है। इस टास्क के अंदर क्या कर रहे हैं हम, इसके अंदर हम जो ट्रेंड्स वगैरह है उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और फिर उसके बाद में उसकी एक सब एनालिसिस की रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमने ऐसे किया है कि एक एजेंट को दे दिया, और यहाँ पे टास्क पे डिपेंडेंसी भी दे दी कि भाई टास्क ये सीरियलाइज होना चाहिए, पहले ये टास्क हो, फिर दूसरा टास्क ये हो, फिर तीसरा टास्क ये हो, ठीक है दोस्तों। अब ये है हमारा एक और हमारा टास्क है। तो इस टास्क के अंदर हमने ये कहा है कि भाई तो अपने एनालिसिस के बेसिस पे प्रिडिक्ट करके क्या इनोवेटिव प्रोडक्ट हमें आगे बनाना चाहिए। तो दोस्तों अब देखो दोस्तों, टास्क 2 तभी कंप्लीट हो सकता है जब टास्क 1 कंप्लीट होगा, क्योंकि हमने उसको डिपेंडेंसी में डाला है। इसी तरीके से टास्क 3 तभी कंप्लीट होगा जब टास्क 2 कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से टास्क 4 तभी कंप्लीट होगा जब टास्क 3 होगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये क्या करते हैं, ये कोलैबोरेटिवली एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, टूल्स को एग्जीक्यूट करते हैं। और इस तरीके अलग से जो भी इसको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हम मतलब वो हमारा टूल, जो हमारा एजेंट होता है, सॉरी, ये टूल को यूज करके वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकता है। तो ये दोस्तों ये बिल्कुल ऑटोमेटिकली काम करता है, जिस तरीके से लोग काम करते हैं किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, इसी तरीके से हमारे QA के एजेंट भी काम करते हैं। अब दोस्तों देखो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हम ये मतलब ये हमने लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया क्रू की, और हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, अब हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि भाई क्रू बनाते हैं। क्रू का मतलब है ग्रुप ऑफ एजेंट। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने सारे के सारे एजेंट बना दिए भाई कि ये हमारे एजेंट्स हैं, जो हमने एजेंट बनाए हैं, हमने सारे के सारे टास्क भी दे दिए कि ये सारे टास्क हैं। और हमने वर्बोस को ट्रू कर दिया, मतलब जो भी आउटपुट आता रहेगा वो हमारे टर्मिनल प्रिंट होता रहेगा। फिर इसके बाद हमने बताया कि प्रोसेस सिक्वेंशियल है, इसका मतलब ये है कि पहले एक टास्क कंप्लीट होगा, फिर दूसरा टास्क कंप्लीट होगा, फिर तीसरा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, ये सारे के सारा क्रू बना दिया। अब ये क्रू हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। तो दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि एग्जीक्यूट किस तरीके से होगा, ठीक है। तो अब देखो, अब यहां से क्रू रिटर्न हो गया। अब हम जाते हैं, अब एक्चुअली हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो दोस्तों देखो क्या हुआ था, मैं आपको लेके जाता हूं इसमें अंदर, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, मैं आपको एक बार रन करके दिखाऊंगा, इससे पहले एक बार कोड का एग्जीक्यूशन दिखा देता हूं। तो दोस्तों हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा एजेंटिक रैक से। एजेंटिक रैक में आप सब कुछ आप इग्नोर कर दो, आप सीधे यहाँ पर आओ। हम जब अपना मेन फंक्शन कॉल करेंगे तो उसके अंदर हम अगर हम चॉइस 1 सेलेक्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, हमें कंप्लीट एनालिसिस करके देगा कि जो हमारे जो भी मतलब हमारा पेटेंट के इनोवेशन को ट्रेंड को एनालाइज करना है वो हमें यहाँ से मिलेगा। इस पर क्लिक करो। अब दोस्तों देखो इसके अंदर क्या क्या हो रहा है, ये सब चीजें मतलब प्रिंट हो रही है। इसका ये आप मतलब इग्नोर भी कर सकते हो आप, नहीं तो जब हम कोड एग्जीक्यूट करेंगे तब आप डिटेल में समझ जाओगे क्या हो रहा है। हम सबसे पहले यूजर से लेंगे कि भाई रिसर्च एरिया क्या है। तो अगर यूजर ने रिसर्च एरिया दे दिया तो ठीक है, और नहीं दिया तो क्या करेंगे, हमने एक डिफॉल्ट रिसर्च एरिया पहले सिलेक्ट कर रखा है, तो यूजर से हम पहले रिसर्च एरिया लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि भाई हम सब यूजर से मांगेंगे कि भाई इनपुट मॉडल का नाम बताओ। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे मॉडल डीपसीक का यूज करना है, क्योंकि डीपसीक एक थिंकिंग मॉडल है, बहुत ही अच्छा मॉडल है, हम पहले भी बहुत बार यूज कर चुके हैं डीपसीक के मॉडल को। तो अगर मैं डीपसीक का मॉडल यूज करना चाहता हूं तो जरूरी नहीं है कि मतलब कि मुझे लामा ही यूज करना हो, तो मैं डीपसीक का मॉडल एंटर कर सकता हूं यहाँ पे, ठीक है। मॉडल का नेम आ जाएगा, उसके बाद में ये सब चीजें बकवास हैं, ये सब प्रिंट हो जाएंगे टर्मिनल पे। अब आते हैं यहाँ से, बस दोस्तों कुछ नहीं है इसके अंदर, बस ये वाला ये प्रिंट होगा, और जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम क्या करेंगे, उस रिजल्ट को हम इस वाली फाइल के अंदर सेव कर देंगे। ये वाली फाइल कहाँ सेव होगी, ये फाइल इसी के अंदर सेव हो जाएगी। दोस्तों मैं भी रन करूंगा इस कोड को, तब देखना आप कैसे चले गए। तो अब बेसिकली क्या हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है ना उसके इस वाले कोड के अंदर हो रहा है। अब हम जाएंगे इस वाले कोड के अंदर। तो दोस्तों देखो क्या हुआ, रन पेटेंट एनालिसिस, ठीक है। अब हम गए क्या,
अब दोस्तों हमने अभी देखा था कि ये जो क्रू बने थे, हमने इस क्रू को बनाया, क्या कर देता, रिटर्न कर देता। ठीक है, तो ये क्रू रिटर्न होकर कहाँ पर आएगा, ये रिटर्न होकर ये देखो ये आ गया यहाँ पे। अगर आप इस कोड के अंदर जाओ, ये वाला फंक्शन, तो ये वही फंक्शन है जो ऊपर है। देखो मैं क्लिक करके जाता हूँ एक बार, ये वाला फंक्शन है क्रिएट पेटेंट एनालिसिस। तो इसमें कुछ क्या हो रहा है, इसमें सीधा सीधा यहीं पर आ जाओ। इसमें यही हो रहा है कि ये सब चीजें तो मतलब ये तो ऑप्शनल है। आप क्या करो, इसमें सीधा सीधा आपने एक एलएलएम बनाया। एलएलएम हम ऑलरेडी बना चुके हैं पहले से। ठीक है, हमने टूल्स डिक्लेयर कर दिए। ये टूल्स कहाँ पर है मेरे, टूल्स मेरे देखो इसके ऊपर यहीं पर डिक्लेयर है सारे ये। ठीक है, ये टूल्स ऊपर यहीं। तो हमने क्या किया, टूल्स पहले टूल्स की क्लास बनाई और फिर टूल्स को हमने यहाँ पे ऐसे लिस्ट बना दिए। सारे के सारे एजेंट डिक्लेयर कर दिए, सारे के सारे टास्क डिक्लेयर कर दिए। टास्क डिक्लेयर करने के बाद में क्या किया, उसका एक क्रू बना दिया और क्रू को हमने क्या करते रिटर्न कर दिया। अब एक क्रू रिटर्न ओवर कहाँ पर आएगा, ये आएगा यहाँ पर, ये आगे देखो, ये आगे रिटर्न होगा यहाँ पर। ठीक है, इसको बस मॉडल का नेम चाहिए, मॉडल नेम हम इनपुट ले लेंगे यूजर से। और देखो दोस्तों, इस तरीके से क्या होता है, जो ये क्रू एआई का जो फ्रेमवर्क होता है, इस तरीके से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है, क्रू डॉट किक ऑफ। तो जो रिसर्च एरिया होगा हम उसको इस तरीके से भेज देंगे हम। ठीक है दोस्तों, जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग बना के रिटर्न कर देंगे। तो दोस्तों ये वाला फंक्शन कौन सा था, ये था रन पेटेंट एनालिसिस। आप रन पेटेंट एनालिसिस में रन पेटेंट एनालिसिस को ही रन करके आप क्या करोगे, यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। देखो इस वाली फाइल में ये आ गया। इस वाली रिजल्ट को हम इस वाली टेक्स्ट फाइल में सेव कर देंगे। और दोस्तों इस वाले पूरे कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद में हम डिटेल में देखेंगे कि किसने क्या रिजल्ट जनरेट करके दिया हमें। ठीक है, तो अब हम जाते हैं एक्चुअल में एग्जीक्यूट करने में। तो मैं जाता हूँ अपने टर्मिनल में। ठीक है, टर्मिनल में जाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ क्या देखो टर्मिनल में सबसे पहले इसको क्लोज करते हैं। अरे ठीक है, अब मैं टर्मिनल पर आ गया। अपने टर्मिनल पे जाने के लिए मैं क्या करता हूँ, ठीक है दोस्तों, अब देखो क्या है, हम अपना एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा एजेंटिक रैक से। ये हमारा मेन फंक्शन है। ठीक है, तो ये वाला यहाँ से स्टार्टिंग होगी। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हमने क्या किया, पाइथन 3 एजेंट, ये हमने क्या कर दिया, अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, हमारा अब देखो ये दोस्तों, ये तो मतलब मैंने इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन बनाए थे। आप सीधे सीधे इस पर फोकस करो। आप जो हम अपना मतलब बेसिकली हम एआई रिसर्च एजेंट बना रहे हैं, हम उस पर फोकस करेंगे भी। तो देखो इसमें क्या है, रन कंप्लीट पेटेंट ट्रेंड एनालिसिस। तो मैंने क्या किया, एंटर कर दिया 1। ठीक है, अभी क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है एंटर रिसर्च एरिया। डिफॉल्ट क्या है, लिथियम बैटरी है। मैं इसको एक बार अलग से डालकर देख लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या था, लिथियम बैटरी डाल दी इसके अंदर। अभी क्या पूछ रहा है, एंटर ओलामा मॉडल फॉर यूज। अब इसको हमें ओलामा का मॉडल डालना है इसमें। तो हमारा ओलामा का मॉडल देखो ये रहा, डीपसीक, ये रहा डीपसीक R1। ये दोस्तों ये रीजनिंग मॉडल है, बहुत अच्छा मॉडल है, इसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने अपना मॉडल का नाम दे दिया और एंटर कर दिया। ठीक है, अब देखो इसने क्या करना स्टार्ट कर दिया। अब एजेंट्स की प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। अब एजेंट्स क्या करेंगे, सबसे पहले क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। अब देखो ये रहा एजेंट, सबसे पहले टास्क 1 एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गया। टास्क 1 के अंदर क्या है, टास्क वन के अंदर जाओ जल्दी से। आप देखो टास्क 1 के अंदर हमने क्या किया था, टास्क 1 के अंदर हमने क्या किया था उसको एक बार देख लेते हैं। टास्क 1 के अंदर हमने ये किया था कि डिफाइन रिसर्च प्लान बनाओ और की टेक्नोलॉजी में फोकस करना है। ठीक है, तो ये देखो इसने क्या करना, अगर आप टर्मिनल में देखोगे तो ये यही कर रहा है टास्क 1। और हमने टास्क 1 को ये कहा था कि तू भाई एजेंट कौन सा यूज कर सकता है, हमने टास्क 1 को कहा था कि तू रिसर्च डायरेक्टर का वाला एजेंट यूज कर सकता है। तो इसने क्या किया, ये वाला एजेंट कॉल करते देखो। अब दोस्तों क्या हो रहा है, देखो टास्क एग्जीक्यूट भी हो रहा है और हमारा, क्योंकि हमारा मॉडल एक थिंकिंग मॉडल है, एक रीजनिंग मॉडल है ये, तो उसके साथ साथ में हालांकि क्रू आई की भी कैपेबिलिटी होती है कि उसके क्रू आपस में सोच के एक टास्क एग्जीक्यूट करें, लेकिन हमने एक एडिशनल लेयर पे क्या किया, थिंकिंग मॉडल को ही यूज कर लिया। तो अब दोस्तों हमारा जो हमारा मतलब ये वाला जो थिंकिंग मॉडल है, हमने उसको उस एलएलएम को हम एक तरीके से एजेंट की तरह यूज कर रहे हैं अभी। तो ये एजेंट सभी चीजों को सोच रहा है कि भाई मेरा टास्क क्या है, मेरा रोल क्या है, मेरा गोल क्या है, या फिर मेरी बैक स्टोरी क्या है। तो ये सभी चीजों को सोच के ये क्या कर रहा है, ये अभी रिसर्च का प्लान बना रहा है। रिसर्च प्लान बनने के बाद में क्या करेंगे, फिर दूसरा टास्क एग्जीक्यूट होगा। उस टास्क में हम क्या करेंगे कि पेटेंट को रिट्रीव करेंगे अपने नॉलेज बेस से, और हमारा नॉलेज बेस क्या है, वेक्टर डेटाबेस। तो अब आप दोस्तों देख ही चुके हो कि रिट्रीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टूल डिजाइन करें हमने, वो टूल एग्जीक्यूट करेंगे हमारे पाइथन के स्क्रिप्ट को, और उस टूल की वजह से हमारे पास डेटा निकल के आएगा हमारे वेक्टर डेटाबेस से। तो दोस्तों ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि हम अपने मॉडल को लोकली सर्व कर रहे हैं, लेकिन ये अगर आपका मॉडल अगर आपका किसी अच्छे सर्वर में डिप्लॉयड होता है तो बहुत तेज स्पीड से क्रू काम करता है। तो दोस्तों देखो इसने क्या किया, सबसे पहले ये वाला टास्क डिफाइन किया, एजेंट ये वाला यूज कर रहा है। ठीक है, तो इसने इस टास्क का आउटपुट क्या दिया कि भाई हमने इसको बोला था कि तो ये रिसर्च का प्लान बना कर देना है, तो इसने करके क्या दिया हमें,
तो इसने हमें ये वाला आउटपुट दिया, देखो इसने दिया कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च प्लान फॉर लिथियम बैटरी शुड फोकस ऑन 3 मेन एरियाज। इसने बताया कि 3 एरिया पर हम फोकस कर सकते हैं, जैसे हमने इसको बताया था कि भाई टेक्नोलॉजी एरिया में बताओ क्या क्या फोकस करना चाहिए। तो इसने बताया कि हमें 3 चीजों में फोकस कर सकते हैं। फर्स्ट, मटेरियल साइंस पर फोकस करना चाहिए हमें, कि जो भी लिख रखा है इसने ग्राफीन बेस्ड इलेक्ट्रोड। दूसरा इसने बताया एडवांस मैन्युफैक्चरिंग पर हमें फोकस करना चाहिए। और तीसरा इसने बताया कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की भी स्टडी हमें करनी चाहिए। तो ये मतलब ये आंसर जो जनरेट होकर आया है ना, ये कहाँ से आया है? ये हमारे एजेंट ने जनरेट करके दिया है, क्रू आई के एजेंट ने जनरेट करके दिया है। हम जो हमने उसको टास्क दिया था उसके बेसिस पे उसने एक हमें फाइनल आंसर दिया। तो दोस्तों ये सारे के सारे थॉट प्रोसेस जो भी हुए ना, मतलब हमारा टास्क है, हमारे एजेंट का भी डिस्क्रिप्शन है, ये सभी की सभी चीजें हुई हमारे मॉडल के थ्रू, एलएलएम के थ्रू। और ये जो आंसर आया है ये हमारा एजेंट ने दिया है, पहले एजेंट ने, ठीक है, रिसर्च डायरेक्टर एजेंट ने दिया है। अब देखो हम ये आगे क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि ये कोई पर्टिकुलर टास्क है जिसकी आईडी है, मतलब ये कोई हैश आईडी है। तो अब ये टास्क किसको साइन था? रिसर्च डायरेक्टर को साइन था, और ये कंप्लीट हो चुका है टास्क पहले वाला, ये बता रहा है, ठीक है। अब देखो अब ये क्या हो रहा है, अभी दूसरा टास्क चल रहा है। दूसरे टास्क में हमने क्या कहा था? दूसरे टास्क को बनाया था कि यूजिंग द रिसर्च प्लान, जो हमने, मतलब देखो हमने दूसरा टास्क क्या बनाया था, टास्क टू देखो पहले हमने इसको ये बताया कि जो रिसर्च प्लान बनकर आएगा उसके बेसिस पर समरी बताना, हमें टोटल नंबर ऑफ पेटेंट्स बताना, वो सारी चीजें बताना, ठीक है। और ये हमने इसको ये बताया था कि तो ये वाला एजेंट यूज कर सकता है, पेटेंट रिट्रीवर, जो हमारा एजेंट नंबर 2 है ये पेटेंट रिट्रीवर। और इसके साथ साथ में हमने इसको ये भी बताया था कि भाई जो तू टास्क है ना, मतलब तू टास्क 1 के आउटपुट पर डिपेंडेंट है। तो अब देखते हैं इसमें टर्मिनल में क्या हो रहा है। तो सिमिलरली वही टास्क का डिस्क्रिप्शन आ गया यहाँ पे, और जो हमने वहां पे डिक्लेयर किया था कि भाई रिसर्च का प्लान, अगर रिसर्च का प्लान बनाना है और तो ये वाले टूल्स भी यूज कर सकता है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, अब इस टाइम ये क्या कर रहा होगा, ये बेसिकली हमारे वेक्टर डेटाबेस से चंक्स को रिट्रीव कर रहा होगा एक एक करके। और इसके साथ साथ में मतलब इसके साथ साथ में ये अपनी अपनी रिट्रीव करने के साथ साथ में अपना मतलब उसको इन्फॉर्मेशन को कंप्रेस करके एक उसकी समरी भी तैयार कर रहा होगा, जो उसको डेटा एनालिस्ट को देनी है। तो अब ये जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब हमारा मतलब जो इसका आउटपुट होगा वो जाएगा नेक्स्ट टास्क एग्जीक्यूशन के लिए। हमारा नेक्स्ट टास्क एग्जीक्यूशन वैसा है क्या, नेक्स्ट टास्क हमारा ये वाला है, जिसमें हम क्या करेंगे, डेटा एनालिस्ट एजेंट को यूज करेंगे, जो हमारे मतलब पेटेंट के डेटा रिट्रीव होकर आ चुके हैं उसको एनालाइज करेगा, उसके अंदर से की इन्फॉर्मेशन निकालेगा या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट निकालेगा, और हमें एक एक्सपेक्टेड फॉर्मेट में आंसर निकाल के देगा, जो मतलब जो ये क्या करेगा, जो मतलब इसकी फाइंडिंग होगी वो फाइंडिंग ये आगे फॉरवर्ड कर देगा टास्क 4 के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए। तो इस तरीके से देखो आप क्रू एआई के जो एजेंट्स होते हैं वो काम करते हैं। तो दोस्तों अभी ये वाला एजेंट एग्जीक्यूशन चल ही रहा है, इसमें थोड़ा टाइम और लग सकता है क्योंकि ये थोड़ा स्लो है। मतलब लोकल मॉडल, क्योंकि दोनों मॉडल मतलब हमारे दोनों ही मॉडल लोकली चल रहे हैं, इसके साथ मल्टीपल कंटेनर भी चल रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा स्लो है। अदरवाइज अगर आप ये चीज अगर किसी क्लाउड बेस्ड मॉडल को यूज करते हो तो बहुत फास्ट होता। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये, हाँ दोस्तों देखो ये टास्क 2 भी हमारा, देखो अब ये पहला टास्क तो हम देख चुके हैं पहले, अब हम टास्क 2 को देखते हैं कि टास्क 2 में क्या हुआ। ये टास्क 2 था और इसमें हम एजेंट यूज कर रहे थे पेटेंट रिट्रीवर। तो दोस्तों देखो ये फाइनल आंसर आया। अब मैंने दोस्तों आपसे पहले बताया था कि हम डीप सीक का रीजनिंग मॉडल यूज कर रहे हैं, ये थिंकिंग मॉडल है। तो ये, और सबसे अच्छी बात ये है रीजनिंग मॉडल की, मतलब डीप सीक, पर्टिकुलर डीप सीक मॉडल की, जो उसको चैट जीपीटी वाले मॉडल से डिफरेंशिएट करता है, कि हम इसके थिंकिंग मॉडल को भी देख सकते हैं कि ये इंटरनली क्या सोच रहा था मॉडल, हमें आंसर देने से पहले इंटरनली क्या सोच रहा था। तो दोस्तों देखो ये थिंक टैग, ये जो टैग आया है ना थिंक वाला, ये डिनोट कर रहा है कि जो हमारा मॉडल इंटरनली सोच रहा था वो क्या सोच रहा था। ठीक है, तो ये यहाँ तक ये सारा का सारा थिंक टोकन है। ठीक है, आप इन एक बार इस टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद में दोस्तों देखो थिंक के बाद में आप जो टेक्स्ट है ये है उसका एक्चुअल में आउटपुट। तो ये हमारा जो हमारा पेटेंट रिट्रीवर था ना उसने निकाल के दिया है। ठीक है, तो इसने बताया कि टोटल नंबर ऑफ पेटेंट फाउंड वाज 1 2 3 4, और इसके बाद में इसने बताया कि की कंपनीज कौन सी थी, सैमसंग थी, ये थी और ये थी, और ये सब चीजें बता दी उसने। ठीक है, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आई है हमारी मतलब एजेंट के थ्रू, एजेंट से आई है। और आप देख भी सकते हो, देखो यहाँ पे भी एक्टिविटी हुई थी क्योंकि हमारे टास्क रिट्रीवर है, तो सॉरी चंक रिट्रीवर है। तो दोस्तों आप देखो कि हम लिथियम आयन बैटरी से रिलेटेड जो भी चंक्स थे हमने वो रिट्रीव भी कर लिए अपने वेक्टर डेटाबेस से, और हमारा टास्क 2 भी कंप्लीट हो गया। अब देखो टास्क 3 क्या है। टास्क 3 बेसिकली ये था कि जो हमारे पास रिजल्ट आया है उसको एनालाइज करके हमें बताना है। तो एनालाइज करने के लिए क्या है, हमने उसकी प्रॉम्प्ट बनाई थी, मतलब ये टास्क था, ये पूरी टास्क की प्रॉम्प्ट थी, ये हमने उसको डिजाइन करा था। ये पेटेंट जो अब जो भी इसका रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट पे बेसिस पे हम देखेंगे कि किसने क्या आउटपुट दिया।
वैसे ये क्या करेगा, कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस समरी बना के देगा, हम उसको देख सकते हैं एक बार मतलब उसका वो जनरेट होकर आ जाए। तो दोस्तों जो हमारा टास्क, ये वाला टास्क था, मतलब जो पेटेंट रिट्रीवर का टास्क था, वो टास्क हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं कि जो हमारे पेटेंट रिट्रीवर के बाद में जो हमारा था पेटेंट डेटा एनालिस्ट, ठीक है, इस टास्क के अंदर क्या था, ये टास्क 3 था, ठीक है। अब इस टास्क 3 को देखते हैं इसने क्या आउटपुट दिया। तो हमारा एजेंट का नाम था पेटेंट डेटा एनालिस्ट और इसने फाइनल आंसर ये दिया है, द कॉम्प्रिहेंसिव रिवील्ड दैट लिथियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी इज एडवांसिंग। मतलब जो भी इसने इसकी फाइंडिंग है वो इसने निकाल दी। अब देखो क्या हुआ, यहां तक हमारे 3 टास्क कंप्लीट हो चुके हैं यूटिलाइजिंग दीज 3 एजेंट्स। सबसे पहला टास्क हमारा कंप्लीट हुआ यूजिंग हमारा रिसर्च डायरेक्टर एजेंट, दूसरा टास्क हमारा कंप्लीट हुआ पेटेंट रिट्रीवर एजेंट, तीसरा टास्क हमारा कंप्लीट हुआ पेटेंट डेटा एनालिस्ट एजेंट। 3 टास्क हमारे कंप्लीट हो चुके हैं 3 एजेंट को यूज करके, ठीक है। इसमें हमने आपने देख लिया कि टूल्स भी यूज किए रहते हैं उन्होंने। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। दोस्तों हमारा 4th जो हमारा टास्क था वो बेसिकली ये था कि जो हमारा एनालिसिस हुआ है अभी तक, उस एनालिसिस के बेसिस पे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट के बारे में वो प्रिडिक्ट करे कि हमें किस प्रोडक्ट पे काम करना चाहिए। तो इसमें देखो ये हमारी प्रॉब्लम थी, हम ऑलरेडी कर चुके थे। अब ये है इसका फाइनल आंसर। सबसे पहले तो थिंक टोकन है, हम थिंक टोकन को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये तो इंटरनल है, जो मॉडल इंटरनली सोचता है। अब दोस्तों देखो इसने क्या बनाया, इसने एक प्रॉपर हमें प्लान बना के दिया है। अगर हम स्टार्टिंग से अपने सारे के सारे थॉट्स को कलेक्ट करें, हमारा टास्क बेसिकली यही था कि हम एक ऐसा एआई एजेंट, मतलब एक एआई एजेंट ऐसा डिजाइन करेंगे जो ऑटोमेटिकली पेटेंट के डेटा को रिट्रीव करेगा वेक्टर हमारे नॉलेज बेस से, और जो भी मतलब उसको टूल्स वगैरह चाहिए वो यूज करेगा, और सारे के सारा डेटा को एनालाइज करके वो हमें बताएगा कि हमें किस प्रोडक्ट पे काम करना चाहिए, ताकि हम अपने मतलब इनोवेशन में भी लीड कर सके, और साथ ही साथ में फ्यूचर के पेटेंट को, मतलब फ्यूचर के ट्रेंड्स को एनालाइज करके उस पर एक प्रोडक्ट बिल्ड करके अपने मार्केट में नया उतार भी सके। तो दोस्तों इस तरीके से ही हमने क्या किया, सारे के सारे स्टेप्स हमने प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देखे, सारे के सारे के स्टेप हमने कवर किए कोड में, और बिल्कुल डिटेल में जाने कि हम कैसे उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हमारे पास 4 टास्क थे, 4 टास्क कंप्लीट हो चुका है, हमारा क्रू का पूरा सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन हो चुका है। अब दोस्तों देखो ये टास्क कंप्लीशन आ गई, हमारा ये क्रू का कंप्लीशन हो गया। लास्ट में क्या आया इसने, एनालिसिस कंप्लीटेड एंड सेव टू दिस फाइल। दोस्तों अब मैंने आपको दिखाया था कि हमारे जो भी एनालिसिस होगा वो हम इसके अंदर सेव कर देंगे। जाते हैं अपने कोड बेस के अंदर, देखते हैं कि फाइल के अंदर क्या है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा कोड एग्जीक्यूट हो चुका है और ये हमारी फाइल आ चुकी है वो वाली। तो दोस्तों ये थिंक टोकन है, इसको छोड़ दो आप, ये देखो नीचे की, इसने पूरी की पूरी समरी हमें निकाल के दे दी। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से हमने सारे के सारे कोड फाइल्स को एक एक करके डिजाइन किया, एक एक करके एग्जीक्यूट किया, उसको डिटेल में समझा। हमने सारी की सारी चीजें कवर की। हमने सबसे पहले इसमें क्या किया, सर पे को यूज करके डेटा कलेक्ट किया। उसके बाद में हमने क्या किया, अपने नॉलेज बेस को प्रिपेयर किया। नॉलेज बेस के लिए हमने ओलामा का भी यूज किया, डोकर का भी यूज किया, एम्बेडिंग मॉडल का भी यूज किया, लैंग्वेज मॉडल का भी यूज किया। उसके बाद में हमने क्या किया, डोकर कंपोज फाइल के थ्रू हमने क्या किया, 2 कंटेनर चलाए ओपन सोर्स के, जिसमें हमने अपना सारे के सारे वेक्टर्स को, मतलब चंक्स को इंक्लूडिंग वेक्टर उसमें स्टोर किए। उसके बाद में हमने अलग अलग तरीके के क्या देखे, अलग अलग तरीके के हमने देखे कि किस तरीके से हम मतलब सबसे पहले हमने क्या किया, अपने डेटा को इंजेस्ट किया। इंजेस्ट करने के बाद में इंजेस्ट करने के लिए हमने एक इंडेक्स प्रिपेयर किया था, और फिर हमने देखा कि बाद में कि किस तरीके से हम अपने डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। हमने 3 मेथड देखे, कीवर्ड बेस्ड मेथड देखा जो एक टेक्स्ट मैचिंग एल्गोरिथम यूज करता है, फिर हमने देखा सिमेंटिक सर्च जो एक सिर्फ वेक्टर को यूज करता है, मतलब क्वेरी के वेक्टर को, और हमारे जो चंक्स स्टोर्ड है डेटाबेस के अंदर उसके वेक्टर को यूज करके क्या करता है, सिमेंटिक सर्च करता है, जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है। और हमने एक चीज देखी हाइब्रिड सर्च के अंदर हमने क्या किया, हमने क्वेरी एम्बेडिंग भी यूज करी और क्वेरी टेक्स्ट भी यूज करा, और इसके बेसिस पे हमने इसको रिट्रीवल किया। तो दोस्तों इस सब चीजों के बाद में हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि हम किस तरीके से एजेंट्स बना सकते हैं, और एजेंट बनाने के लिए हमने क्या किया, क्रू-आई का यूज किया। क्रू-आई के साथ साथ में हमने उसको इंटीग्रेट किया अपने लोकल मॉडल से। तो हमने ओलामा का लैंग्वेज मॉडल यूज किया एलएलएम टास्क के लिए, और हमने टूल्स भी बनाए। इसके बाद हमने क्या किया, इसको सभी को एग्जीक्यूट कर दिया अपने एजेंटिक rec.py फाइल से, ठीक है दोस्तों। यहां से हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ था। दोस्तों ये पूरा प्रोजेक्ट हम कवर कर चुके हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर वो सारे टेक स्टैक यूज हुए हैं जो जनरली किसी भी जनरेटिव एआई प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट में यूज होते हैं। आप इन टेक स्टैक के एक बार अंडरस्टैंडिंग ले लो इस वाले प्रोजेक्ट के थ्रू, और उसको इंप्लीमेंट करके देखो अलग अलग तरीके से। दोस्तों ये प्रोजेक्ट भी अगर आपने अच्छे से समझ के एक्सप्लेन कर दिया इंटरव्यूअर को, तो आप किसी भी कंपनी के इंटरव्यू में 100% कॉन्फिडेंट होकर आप अपने जवाब दे सकते हो। और ये
आपके लिए मतलब मोर देन सफिशिएंट रहेगा मतलब किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए। ये सारे कॉन्सेप्ट जो आपने इस वाले प्रोजेक्ट में लर्न करे हैं, ये सारे प्रोजेक्ट अब आप दूसरे प्रोजेक्ट्स में इंप्लीमेंट करो, और वहां पे आप देखो जो भी आपको इश्यूज आएंगे वो आप मुझे बता सकते हो, मतलब यूट्यूब की वीडियो में कि मतलब अगर आप कमेंट्स करोगे तो मैं आपको इसमें हेल्प भी कर सकता हूँ, या फिर मैं जो जिस रेपोजिटरी के अंदर ये कोड रखूंगा अपना गिटहब के अंदर, वहां पर जाके भी आप इश्यू क्रिएट कर सकते हो, या फिर मतलब वहां पे भी मुझे बता सकते हो। तो दोस्तों इसी तरीके से हम बहुत सारे नए नए प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, सारे के सारे प्रोजेक्ट्स मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल हैंड्स ऑन इंप्लीमेंटेशन के साथ। आप उसको बिल्कुल लाइव देखोगे कि किस तरीके से हम कोड कर रहे हैं, और कोड करने के बाद में उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब आगे हम और भी बहुत सारे इससे भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाएंगे। थैंक यू दोस्तों।